ज्ञान प्रकाश राय स्मृति पत्रकारिता सम्मान समारोह में आप सभी का स्वागत है। अब हम लोग विधिवत कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। ज्ञान प्रकाश राय स्मृति पत्रकारिता संस्थान की स्थापना 2 वर्ष पहले उनके जन्म शताब्दी वर्ष 2022 में हुई थी और 8 जनवरी को 2023 को पहला कार्यक्रम हुआ था और आज ये दूसरा कार्यक्रम है जिसमें आप सभी लोग आए हैं। तो बिना विलम्ब किए हुए, क्योंकि टाइम से कार्यक्रम शुरू हो जाता है तो बहुत अच्छी बात होती है, तो सिर्फ 15 मिनट विलम्ब से हम लोग ये कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं मंच पर आज के कार्यक्रम के सर्वाध्यक्ष डॉक्टर अशोक जाह्नवी प्रसाद जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और मुख्य अतिथि प्रोफेसर रामदेव शुक्ल जी। इसके साथ ही हम आग्रह करेंगे कि ज्ञान बाबू के चित्र पर पुष्पांजलि भी हमारे अतिथि मुख्य अतिथि और सभाध्यक्ष जी अर्पित करें। और आज ज्ञान प्रकाश राय स्मृति पत्रकारिता सम्मान जिन वरिष्ठ पत्रकार को दिया जाना है वो भी हमारे बीच मौजूद है। राष्ट्रीय सहारा के स्थानीय संपादक और पिछले 3.5 दशक से इस गोरखपुर में अपनी पत्रकारिता की अलग लगाने वाले दीप्त भानुडी जी से आग्रह है कि वो भी आए और ज्ञान बाबू के चित्र पर माल्यार्पण करने के बाद मंत्र रखें। साथियों, आज एक ऐसे दौर में ये आयोजन हो रहा है जब इतिहास से स्मृतियों को मिटाने का एक बहुत ही सुनियोजित प्रयास किया है और कोशिश हो रही है कि हम अपनी स्मृतियों को भूल जाएं और उसकी जगह नकली और कृत्रिम स्मृतियाँ स्थापित की गई। तो ऐसे दौर में एक ऐसे पत्रकार को याद करना जिन्होंने आज़ादी के पहले 1945 में अपनी पत्रकारिता शुरू की और आज़ादी के बाद 1980 तक पत्रकारिता की और पत्रकारिता की एक ऐसी मिसाल कायम की इस शहर में जो आज भी लोग मिसाल देते हैं अपनी शांति के साथ, अपनी सहृदयता के साथ, सरलता के साथ साथ, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने जीवन में कभी कोई समझौता नहीं किया और समाचारों के साथ साथ जो इस शहर में जो भी घटनाएं घटित हुई या जो राजनीतिक गतिविधियां हुई उस सब को बेबाक तरीके से जनता के सामने लाने का प्रयास किया। तो उनकी स्मृति में उनके पुत्र रवि राय जो कि खुद पत्रकारिता से ही उन्होंने भी जीवन अपना शुरू किया और कई अखबारों में जागरण आज में रहते हुए उन्होंने फिर बैंक में गए वो और फिर 2017 में रिटायर्ड होने के बाद उन्होंने कहानियाँ लिखी और 2 कथा संग्रह उनके बजरंगबली और चौथी कसम प्रकाशित हुई। तो उन्होंने अपने पिता की स्मृति में ये संस्थान स्थापित किया, पत्रकारिता संस्थान स्थापित किया और उसके जरिए ये तय किया कि जनपक्षधरता और खोजी पत्रकार करने वाले, खोजी पत्रकारिता को महत्व देने वाले गोरखपुर अंचल के पत्रकारों को सम्मानित करेंगे और इसके साथ साथ और भी बहुत सारी योजनाएं हैं पत्रकारिता संस्थान की। उस दिशा में ये दूसरा आयोजन है और आप सभी लोग आए हैं। तो मैं ज्ञान प्रकाश राय स्मृति संस्थान पत्रकारिता संस्थान के संयोजक और कथाकार रवि राय जी से अनुरोध करता हूँ कि वो पहले सर्वप्रथम हमारे अध्यक्ष को बुके देकर स्वागत करें। और दीप्त भानुडी जी को आप बुके देकर स्वागत करिए। सभी लोगों का स्वागत करें और बोलने में थोड़ा मुझे बहुत अभ्यस्त नहीं हूँ, इसलिए मैंने इस पूरे अपने आज के वक्तव्य को लिख लिया है। ठीक है, आवाज सही है और मैं वही पढ़ूंगा। ज्ञान प्रकाश राय स्मृति पत्रकारिता सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि प्रोफेसर रामदेव शुक्ल, सभाध्यक्ष डॉक्टर अशोक प्रसाद,
इस समारोह में ज्ञान बाबू स्मृति पत्रकारिता सम्मान वर्ष 2023 से सम्मानित किए जा रहे वरिष्ठ पत्रकार श्री दीप्त भानुदे तथा सभागार में उपस्थित सम्मानित अतिथिगण, ज्ञान प्रकाश राय पत्रकारिता संस्थान के आयोजक के रूप में मैं आप सभी उपस्थित अतिथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, ज्ञान बाबू पत्रकारिता सम्मान खोजी और जन पक्षधर पत्रकारिता के लिए ही दिया जाता है। स्वयं ज्ञान बाबू प्रेस नोट और सांस्थानिक गतिविधियों की खबर छापने को डाकियागिरी मानते थे, यानी पोस्टमैनी का काम। उनकी प्राथमिकता प्रेस को लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में मानने में नहीं, बल्कि वे प्रेस का काम खबरी अंकुश से लोकतंत्र के अंग विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका को सतर्क और सही रखना मानते थे। उनकी प्राथमिकता व्यवस्था की खामियों को उजागर करने, जनता की आवाज उठाने और खबरों को खोजने की रहती थी। स्वर्गीय ज्ञान बाबू की स्मृति में संस्थान की ओर से यह पत्रकारिता सम्मान खोजी और जनपक्षधर पत्रकारिता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दिया जाता है। गत वर्ष यह सम्मान श्री मनोज कुमार सिंह को दिया गया था और इस वर्ष यह श्री दीप्त भानुदे को दिया जा रहा है। सन 1992 में श्री दीप्त भानुदे राष्ट्रीय सहारा के गोरखपुर ब्यूरो में सीनियर रिपोर्टर हुए। सन 1997 में दैनिक जागरण में सिटी डेस्क इंचार्ज और 1999 में फिर वे वापस राष्ट्रीय सहारा में आ गए। इस समय डे साहब राष्ट्रीय सहारा के स्थानीय संपादक हैं। श्री दीप्त भानुदे का पत्रकारीय कैरियर वर्ष 1986 में दैनिक जागरण के गोरखपुर संस्करण में प्रशिक्षु उप संपादक के रूप में शुरू हुआ। वर्ष 1989 में कुशीनगर खड्डा के रेसा इलाके के मचहवा गांव में हुए नरसंहार की रिपोर्टिंग से देश साहब को प्रसिद्धि मिली। इस कांड में जंगल पार्टी के डाकुओं ने 13 ग्रामीणों को गोलियों से भून दिया था और दर्जन भर से अधिक लोग घायल हुए थे। देश साहब ने मौके पर जाकर इस नृशंस हत्याकांड का अत्यंत संवेदनशील ब्यौरा और फॉलोअप कवर किया। इस कांड की गूंज लोकसभा तक भी पहुंची और संसद में दैनिक जागरण अखबार की प्रतियां लहराई गई। अनियमितता और भ्रष्टाचार के खिलाफ श्री दीप्त भानुदे की अलग अलग सीरीज पर गोरखपुर विश्वविद्यालय की तत्कालीन वाइस चांसलर को, मेडिकल कॉलेज के तत्कालीन प्राचार्य को और तत्कालीन सीएमओ को हटना पड़ा। इन्होंने जब एमबीबीएस में कोटे के माध्यम से तत्कालीन प्रमुख सचिव और सचिव के 22 पालियों को गलत तरीके से भर्ती का मामला उजागर किया तो सारी भर्तियां रद्द करनी पड़ी। इस मामले में एफआईआर भी दर्ज हुई। रेलवे की नियुक्तियों में भी अनियमितता की खबरों को डे साहब ने कवर किया और भर्ती परीक्षा रद्द कराई। यहाँ तक कहाँ तक गिनाएं? डे साहब के अब तक के 38 वर्ष के पत्रकारी कैरियर में ऐसे अनेक दृष्टांत हैं जहां भ्रष्टाचार, अनियमितता और निरंकुश अफसरशाही को अखबार की वजह से घुटने टेकने पड़े। डे साहब की प्रतिष्ठा एक ऐसे जहांगीरी घंटा वाले पत्रकार के रूप में स्थापित हुई जहां लोग अपनी रोजमर्रा की शिकायतों को लेकर आने लगे। डे साहब की खबरों की तथ्यपरकता की वजह से ही इनकी कोई खबर मिसफायर नहीं हुई। आज हम श्री दीप्त भानुदे के रूप में एक लोकप्रिय, निर्भीक, ईमानदार और जनता के पक्ष में कलम चलाने वाले खोजी पत्रकार को सम्मानित करते हुए गर्व का अनुभव कर रहे हैं। इस चयन के लिए ज्ञान बाबू स्मृति पत्रकारिता सम्मान की निर्णायक समिति, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार व प्रदेश के पूर्व सूचना आयुक्त श्री हर्षवर्धन शाही, वरिष्ठ पत्रकार श्री मनोज कुमार सिंह और दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर अनिल राय शामिल हैं। इनके प्रति ज्ञान प्रकाश राय पत्रकारिता संस्थान इस चयन के लिए आभार व्यक्त करता है। संस्थान द्वारा गत वर्ष प्रकाशित स्मृति ग्रंथ ज्ञान बाबू के संशोधित और परिवर्तित संस्करण का आज विमोचन भी किया जा रहा है।
इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी गणमान्य अतिथियों का एक बार पुनः स्वागत करते हुए अब आगे के कार्यक्रम के संचालन के लिए मैं श्री मनोज कुमार सिंह से आग्रह करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद विधायक जी। आज इस कार्यक्रम में बहुत ही समृद्ध सभा इसको कही जा सकती है, क्योंकि पत्रकारिता क्षेत्र के बहुत ही वरिष्ठ और माननीय साहित्य, सामाजिक क्षेत्र, ये तमाम हस्तियां यहाँ मौजूद हैं और ये ज्ञान प्रकाश राय के प्रति भी उनका आभार है, सम्मान के वजह से यहाँ उपस्थित हुए हैं। साथ ही उस पत्रकारिता को भी सलाम करने आए हैं जिसकी मसाल ज्ञान प्रकाश राय ने गोरखपुर में जगाई थी, जिसको लेकर दीप्त भानु डे आगे बढ़े और तमाम और भी पत्रकार आगे बढ़ रहे हैं। भारत में पत्रकारिता 1780 में शुरू हुई जब जेम्स हिकी ने अपने गजट का प्रकाशन किया और उसके बाद से आप देख लीजिए कि इतने अरसे हो गए, लेकिन अब जो नए शोध हो रहे हैं उससे ये पता चलता है कि उसके बहुत पहले भी भारत में पत्रकारिता शुरू हो गई थी। खासकर मुगलकालीन अकबर के समय में जो रिपोर्ट्स जाते थे जो उनके सल्तनत में, तो पत्रकारी लिहाज से रोजमर्रा और साप्ताहिक के जो काम होते थे उसकी रिपोर्ट भेजी जाती थी, जिसको अखबारात कहा जाता। तो अभी नए शोध आए तो उस अखबारात को बहुत सारा रिकॉर्ड अभी भी विदेशों में भी, इंग्लैंड में भी, अमेरिका में भी और भारत के भी तमाम आर्कोलॉजी में ये उपलब्ध है। फिर उसके बाद पूना के मराठा शासकों ने एक न्यूज लेटर की शुरुआत की थी और माना जाता है कि भारत में पूरे दुनिया में सबसे पहला न्यूज लेटर जो है वही उन्हीं मराठा शासकों ने शुरू की थी 18वीं सदी में। तो ये हम लोग को और पीछे ले जाते हैं पत्रकारिता में कि पत्रकारिता में, भारत में पत्रकारिता और पीछे से शुरू हुई थी। लेकिन जो 1780 में जो शुरू हुई उसके पहले 4 साल पहले 76 में जो बोल्टन थे, जो एक अंग्रेज अफसर थे जिनको भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए निकाल दिया गया था अखबार से, उन्होंने कोलकाता में एक गजट का प्रकाशन किया और पब्लिक के बीच आकर कहा कि मेरे पास कुछ है और जिसे मैं आप पूरी जनता को बताना चाहता हूँ, इसलिए मैं इस गजट का प्रकाशन कर रहा हूँ। और उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के जो उस समय गवर्नर जनरल थे उनके खिलाफ जो करप्शन हो रहे थे उसको उन्होंने लोगों से कहा। तो तुरंत ये हुआ कि उनको वहाँ से निष्कासित करके मद्रास भेज दिया गया और फिर उनको वहाँ से यूरोप भेज दिया गया, यानी कि देश निकाला भी कर दिया गया। और फिर जो जेम्स हिकी थे, जो उन्होंने बंगाल गजट हिकी गजट शुरू किया था, उनको भी कुछ ही समय बाद 4 महीने की सजा हुई और 500 रुपये का जुर्माना हुआ और 10 साल के अंदर ही यह अंग्रेजी हुकूमत जो है प्रेस रेगुलेशन एक्ट ले आए। मैं बस इसको इसलिए बता रहा हूँ कि अपने देश में पत्रकारिता के जन्म करप्शन और अन्याय के खिलाफ शुरू हुआ। भले ही वो अंग्रेजी लोग ही थे और उन्होंने शुरू किया और उसके साथ ही पत्रकारिता और प्रेस का दमन के भी शुरुआत हुई। तो दोनों गिरफ्तार हुए, दोनों निर्वासित हुए और वो सिलसिला आज भी यहाँ पर चल रहा है। तो मैं पूरा लंबा इतिहास पत्रकारिता का नहीं बताऊंगा, लेकिन 100 साल बाद, 1780 के 100 साल बाद गोरखपुर में पत्रकारिता की शुरुआत हुई और रियाज खैराबादी जो है खैराबाद से यहाँ आए और रियाजुल अखबार उन्होंने यहाँ से प्रकाशित करना शुरू किया। फिर उन्होंने फितना नाम से भी एक अखबार निकाला, फिर सुबह कुल भी निकाला, वो शायर भी थे और फिर वो सिलसिला चला और फिर स्वदेश दशरथ प्रसाद द्विवेदी, फिर गोरखपुरी, प्रेमचंद और उसके बाद भी तमाम ऐसी शख्सियतें, ज्ञान बाबू, ये सिलसिला आज भी जारी है। तो भारतीय पत्रकारिता के इतिहास में गोरखपुर का भी एक गौरवशाली इतिहास है, खासकर स्वदेश और उसके बाद भी। स्वदेश का तो सब लोग जानते ही हैं कि 1919 में शुरू हुआ था और करीब करीब 10 साल दशरथ प्रसाद द्विवेदी जी को अंग्रेजी हुकूमत के लड़ने के कारण जेल हुई और फिर गोरखपुरी उसमें सहायक संपादक के तौर पर काम करते रहे। तो ये एक संक्षेप में मैं ये बता रहा हूँ कि गोरखपुर की जो पत्रकारिता का इतिहास है। हालांकि यहाँ पर उर्दू पत्रकारिता पहले शुरू हुई, हिंदी पत्रकारिता बाद में शुरू हुई। उसी तरह से कि जैसे कि हिंदी पत्रकारिता भारत में जेम्स हिकी ने जो गजट निकाला था उसके 46 साल बाद शुरू हुई। तो ये एक इतिहास का एक दौर है और गोरखपुर एक बहुत ही उसका एक समृद्ध गौरवशाली इतिहास रखता है।
और उसी गौरवशाली इतिहास के 1945 से लेके 1980 तक ज्ञान प्रकाश राय जी को सब लोग ज्ञान बाबू कहते थे। अभी जो उनका स्मृति ग्रंथ प्रकाशित हुआ था जो पहले कार्यक्रम में, और आज जो उनका दूसरा परिवर्तित और अंक प्रकाशित होगा, उसमें सभी लोगों ने जो स्मृति लिखी है उसमें सब लोग कह रहे हैं कि उनको ज्ञान बाबू के तौर पर जानते थे। और दो चीज़ बहुत महत्वपूर्ण तौर से रेखांकित की है कि वो एक जनता से घुले मिले रहते थे। किसी भी उन्होंने अपने समय में भी और बाद में भी उनको तमाम रूप से एक बार दबाने के लिए भी और समझौते के लिए विवश करने की कोशिश की गई, वो नहीं विवश हुए। खासकर जो छात्रों पर जो गोलीकांड हुआ था 1962 में, जब उसी समय चीन का हमला हुआ था और यहाँ गोलीकांड हुआ था, कलनाथ राय के अगुवाई में जब जुलूस निकला था और उसमें पुलिस फायरिंग हुई और नागेंद्र सिंह नाम के एक नौजवान की मौत हुई। उसके बाद पूरे शहर में लगातार एक आंदोलन होता रहा है। उस दौर में आज की पत्रकारिता को ज्ञान बाबू ने उच्चतम शिखर पर पहुंचा दिया था। और आज की न सिर्फ यहाँ पे प्रसार संख्या बढ़ी, बल्कि अखबार पढ़ने के लिए स्टेशन पे भीड़ हो जाती थी। इतना वो सब संस्मरण में लिखा गया है। और सबने उनकी सरलता के साथ साथ दृढ़ता को रेखांकित किया है कि उन्होंने, और कोई भी उनके उस समय तो 4 ही 5 लोग पत्रकार थे, और मुन्ना लाल श्रीवास्तव की बात होती है, आर डी त्रिपाठी की बात होती है, गोपाल जी की बात होती है, इसके साथ साथ कुछ और लोग भी थे, लेकिन खासकर एक चतुष्टय की चर्चा ज़्यादा होती है, जो मुन्ना बाबू, आर डी त्रिपाठी और ज्ञान बाबू और गोपाल जी का। तो उसमें जब प्रेस क्लब की ओर से पहला स्मारिका निकला था तो उसमें प्रोफेसर अशोक सक्सेना ने इन 4 शब्द चित्र इन्हीं 4 पत्रकारों पे लिखा था। और ज्ञान बाबू के बारे में उन्होंने लिखा था, अब वो नहीं है, हम इस दुनिया में हम उनको भी याद करते हैं, कि उस समय जो एक बहुत प्रसिद्ध कार्टून छपता था कांजीलाल का, कह कि अगर उनको टोपी लगा दिया जाता तो वो ज्ञान बाबू की ही तरह दिखते हो। ये उन्होंने उसमें लिखा। तो और उसी में उन्होंने, प्रोफेसर अशोक सक्सेना ने एक बात और कहा था कि ज्ञान बाबू हम लोग के बीच हैं, लेकिन उनके जो उन्होंने इस देश और समाज को दिया उसके लिए अब तक हम लोगों ने कृतज्ञता ज्ञापित नहीं किया है। तो इस गोरखपुर के समाज को चाहिए कि उनको प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करे कार्यक्रम करके। तो उसके बाद 1-2 कार्यक्रम हुए, लेकिन अब व्यवस्थित सिलसिला ही शुरू हो गया है और ये सब आपके सहयोग का पैगाम है। तो एक आज समृद्ध सभा है और हमारे बीच अध्यक्षता कर रहे हैं डॉक्टर अशोक प्रसाद जी। सब लोग जानते हैं कि खासकर एक ही परिचय से जो लोग ज़्यादा जानते हैं कि हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के प्रपौत्र हैं, लेकिन ये कम लोग जानते हैं कि देश पूरे दुनिया में सर्वाधिक विषयों में, डिसिप्लिन में जो उन्होंने अध्ययन किया है, उनका विषय साइकेट्रिस्ट का है, मनोचिकित्सा का है, लेकिन साथ साथ दर्शन में भी वो गए, फिलॉसफी में भी दर्शन में भी गए, फिर बाल चिकित्सा में भी गए, और उसके बाद इतिहास में भी गए। और उनकी सारी किताबें आपको जो इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो 100 से ज़्यादा किताबें हैं, जो अभी 2024 में जी कुछ किताबों का मैं नाम भी ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे ज़रूरी लगा कि पहली बार ऐसा कार्यक्रम हो रहा है जिसमें हम लोग उनके बारे में भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। कि जैसे कि उन्होंने एडिनबर्ग यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई की, फिर स्टडी किया हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन में कैम्ब्रिज से, फिर उन्होंने न्यूरोफार्माकोलॉजी में पढ़ाई की यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में, फिर उन्होंने जेनेटिक काउंसलिंग में पढ़ाई की, फिर उन्होंने MBA भी किया और फिर लॉ भी किया। तो वो ब्रिटेन से इंग्लैंड से अमेरिका की तरफ जा रहे हैं, और जो उस समय के सारे जो देश दुनिया के सबसे बड़े जो मनोचिकित्सा के क्षेत्र के विद्वान थे, खासकर जो आर.डी. लैंग, उनसे उनका संवाद होता है। और भी इस समय भी जो लोग हैं या उस समय भी जब वो पढ़ाई कर रहे थे तो सारे बड़े लोगों से उनका संवाद हुआ, और उन्होंने खासकर बाइपोलर जो डिजीज है उसके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया। और उनकी तमाम किताबों के बारे में अगर उनके बारे में हम लोग बात करें तो एक अलग से कार्यक्रम रखना चाहिए। और कुछ दिन पहले मैंने उनसे अनुरोध किया था कि हम लोग आपको अभी जान ही नहीं पाए ठीक से, कि हम लोग के बीच एक इतना बड़ा विद्वान है
जिनको कहा गया कि 19 आपने उपाधियां, शिक्षा की उपाधियां प्राप्त की और देश के सर्वाधिक जो पढ़े लिखे लोगों की सूची है उसमें आपको शामिल किया गया। 10 पढ़े लिखे। ये ऐड करना पड़ेगा कि सब कुछ जो है इसी जीवन में किया है। जी और अक्सर होता है कि इतना ज्ञान प्राप्त, और उन्होंने अनुशासनों को जो है वो तोड़ा है। उन्होंने एक, और इसके साथ साथ एक बात और है कि वो लगातार आर्टिकल लिख रहे हैं न्यूज लॉन्ड्री में, और जो सीमा मुस्तफा जो छापती हैं द सिटीजन, उसमें भी आपके तमाम आर्टिकल हैं। और आपका विषय क्षेत्र इतना व्यापक है कि अपना जो मनोचिकित्सा का जो क्षेत्र है वो तो है ही, मानवाधिकार पर आपने जो फांसी की सजा है उस पर लेख लिखे हैं, और हर विषय पर, और संभवतः एमनेस्टी इंटरनेशनल के साथ भी आपने जुड़कर एक लंबा काम किया है। तो इतना जानने के बाद हम लोग को लगा कि हम लोग को आपके लिए अलग से कार्यक्रम करना चाहिए, और आपको जितना आप समय दे सके हमको सुनना चाहिए सारे अनुभव, तो वो हम लोग जल्द करेंगे। और इसके साथ साथ आपके एम्स के गवर्निंग, जो गोरखपुर का एम्स है उसके गवर्निंग काउंसिल के आप मेंबर भी हैं। तो ये सब मैं अपने, चूँकि मुझे भी एक जानकारी मिली थी तो मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर कर लें। हमारे मुख्य अतिथि प्रोफेसर रामदेव शुक्ल जी के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि प्रख्यात कथाकार, साहित्यकार और ग्रामीण जीवन के को उपन्यास और कहानियों में प्रतिष्ठित करने में जो उन्होंने काम किया वो अतुलनीय है। तो और मैं अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा, और हम लोग सीधे अब सम्मान कार्यक्रम के की तरफ आते हैं। चलो यार सम्मान और विमोचन का कार्यक्रम हो गया है, और इसके बाद कुछ वक्ता हम लोग के बीच में हैं जो ज्ञान बाबू और आज सम्मानित होने वाले पत्रकार दीप्त भानुदय के बारे में बोलेंगे, क्योंकि एक दौर है। देखिए, जब ज्ञान बाबू 1980 में पत्रकारिता से संन्यास लेते हैं, और वही एक दौर है कि जब एक पत्रकारिता में एक बदलाव गया। बदलाव ये है कि तब उसके पहले कुछ अखबार वाराणसी, लखनऊ या दिल्ली से प्रकाशित होते थे, उनके संवाददाता होते थे यहाँ पे, और वो इस क्षेत्र का समाचार संकलन करके भेजते थे। लेकिन वही दौर है कि जब ज्ञान बाबू पत्रकारिता से विदा लेते हैं तो और तमाम अखबारों के क्षेत्रीय संस्करण प्रकाशित होने शुरू होते हैं, और एक पत्रकारिता का नया दौर शुरू होता है। और ठीक वही समय है जब दीप्त भानुदय पत्रकारिता में पदार्पण करते हैं 1986, और वो ऐसे पत्रकार हैं कि जो संभवतः 19 या 20 वर्ष में ही पत्रकारिता में हुआ है। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण बात है, और अब तक वो सक्रिय पत्रकारिता का जीवन लगातार जी रहे हैं। 38 साल कम नहीं होते हैं, बहुत सारे लोग थक जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, लेकिन आप जैसे वो उम्र उनके ऊपर ठहर गई है, उसी तरह से वो पत्रकारिता और उसके मूल्य भी उन्होंने उसी तरह से ठहरा के अपने ऊपर रखा हुआ है। और मुझे भी ये इस खाकसार को भी ये गौरव मिला कि उनसे प्रशिक्षण प्राप्त करने का, और जो अखबार के तौर पर राष्ट्रीय सहारा में उन्होंने पहला असाइनमेंट दिया था वो उन्हीं के हाथों से मुझे मिला था। तो ये सब आज हो रहा है, तो एक ऐतिहासिक उपलब्धि भी है। तो जैसे ज्ञान बाबू से प्रभावित होकर बहुत सारे पत्रकार इस क्षेत्र में आए, और जिसका जिक्र इस किताब में है, उसमें बहुत सारे छात्र नेता थे, बहुत सारे जो साहित्यिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में काम कर रहे थे, वो लोग उसमें प्रभावित हुए और पत्रकारिता में आए, उन्होंने अपने संस्मरण लिखे हैं। लेकिन जिस तरह से युवाओं के साथ उन्होंने रिश्ता रखा, इसमें जो स्मृतियाँ उन्होंने ताज़ा की है, सबसे ज़्यादा युवा और छात्र नेता थे। राजबड़ी पांडे जी हैं, मैं उनका नाम बोल रहा हूँ, राय साहब जो अभी जितेंद्र राय जी हैं, तमाम लोगों ने याद किया है कि किस तरह से उन्होंने छात्राओं के मुद्दों को प्रमुखता दी थी और उनके साथ एक दोस्त की तरह अपना संबंध बनाए रखा था। तो आने वाले वक्ता, क्योंकि ये जो हम जिन वक्ताओं को हम आमंत्रित कर रहे हैं, उन्होंने ज्ञान बाबू के पत्रकारिता का भी दौर देखा है,
और इसके साथ साथ दीप्त भानुरे, हर्षवर्धन शाही के दौर की भी पत्रकारिता देखी है और आज की भी पत्रकारिता को बहुत नजदीकी रूप से उसको देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। और पत्रकारिता जहाँ से शुरू हुई थी और आज जहाँ पर इसके बारे में कहा गया था कि पत्रकारिता या पत्रकार या अखबार या जो भी है वो होता है जिसमें समाज का अक्स दिखाई दे। अगर उसमें समाज नहीं दिखता है तो वो बेमानी है, वो कोई अखबार नहीं है, चाहे वो टेलीविजन हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। और आज हम जब डिजिटल एज में आ गए हैं, सोशल मीडिया पत्रकारिता के दौर में आ गए हैं, और अभी हिंदी दिवस पर एक बड़ी बहस भी हुई पूरे देश में कि सोशल मीडिया पत्रकारिता किस तरह का पुराने पारंपरिक पत्रकारिता के मुकाबले किस तरह से खड़ी है, उसमें क्या क्या नई चीजें हैं और किस वाकई वहाँ पत्रकारिता हो रही भी कि नहीं हो रही है। जिस तरह से यूट्यूब चैनल में एक मोनोलॉग हो रहा है, केवल इंटरव्यू चल रहे हैं, वायरल वीडियो के जरिए पत्रकारिता हो रही है, वाकई यही पत्रकारिता है। तो ये सब बहस भी चल रही है, लेकिन इससे भी आगे और पत्रकारिता बढ़ गई है। और जैसे कि अब कामिक पत्रकारिता शुरू हो चुकी है। जो साको एक बड़े पत्रकार हैं पूरी दुनिया में, जिसको फादर ऑफ कामिक पत्रकारिता का उनको जनक माना जाता है। तो जो हम लोग चाचा चौधरी के जो कॉमिक्स पढ़ते थे उस तरह से वो स्टोरी लिखते हैं, वो चित्र बनाते हैं, वास्तविक चित्र होते हैं, कॉमिक बनाते हैं, उनके संवाद के जरिए वो स्टोरी लिखते हैं। और खुद 2012 में वो भारत में आए थे, उत्तर प्रदेश में आए थे और इसी गोरखपुर में आए थे और उन्होंने एक स्टोरी लिखी है, वो पढ़ सकते हैं, इंटरनेट पर उपलब्ध है, जिसका नाम है कुशीनगर। और 2 दिन मुझे हम और अशोक चौधरी जी को उनके साथ रहने का, वो पत्रकारिता एकदम अलग पत्रकारिता है। इसके अलावा जो केवल जो पॉडकास्ट के जरिए जो पत्रकारिता हो रही है वो भी अद्भुत है। तो ये वहाँ दौर में पहुँचा है, तो उसके विवेचन होते रहेंगे। लेकिन मैं जिन लोगों को बुलाऊंगा वो सभी पर, आज की पत्रकारिता पर भी, ज्ञान बाबू पर भी, अब दीप्त भानुरे की पत्रकारिता के बहाने सारी चीज़ों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस शहर के वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता, समाजवादी नेता और पत्रकारिता से घनिष्ठ रूप से पत्रकारिता को देखने वाले और पत्रकारों से घनिष्ठ संबंध रखने वाले श्री फतेह बहादुर सिंह जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और अपनी बात रखें। और मेरी अध्यक्ष जी, मुख्य अतिथि महोदय और सभागार में उपस्थित इज्जतदार पत्रकार और मित्रों, मुझे याद है 1962 का जमाना, जब गोरखपुर में गोलीकांड हुआ था। उस गोलीकांड के समय मैं पहले साल गोरखपुर में आया था। बक्सीपुर में रहने के नाते, क्योंकि बक्सीपुर में ही ज्ञान बाबू का कार्यालय था, तो आते जाते रोज ज्ञान बाबू के दर्शन हुआ करते थे। ज्ञान बाबू में जो पत्रकारिता के प्रति और समाज के प्रति जो निष्ठा थी, उस निष्ठा आज बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है। मैं और जो विश्वसनीयता अखबार की तो थी ही उस समय, आज अखबार जो है बनारस से निकलता था, यहाँ से समाचार भेजा जाता था। पत्रकारिता की और खासकर आज अखबार की जो विश्वसनीयता थी, वो विश्वसनीयता द्विगुणित हो जाती थी जब ज्ञान बाबू का नाम उसके साथ जुड़ता था। तो ज्ञान बाबू का जीवन आप सब लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने उनको देखा होगा। सादा जीवन और उच्च विचार के साक्षात प्रतिमूर्ति थे। धोती कुर्ता और टोपी में जब कभी भी निकलते थे वो, तो खासकर राजनीति करने वाले लोग और छात्र राजनीति करने वाले लोग तो उनको बिल्कुल झुक करके उनका शरण रह लेते थे। तो ज्ञान बाबू की पत्रकारिता और पत्रकारिता के प्रति उनकी निष्ठा, उनका प्रेम, उनका लगाव मेरे समझ से अद्वितीय है। और जैसा कि अभी मनोज जी ने बताया
कि उस समय गोरखपुर में 3 ही 4 पत्रकार मतलब ऐसे थे जिनको सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से लोग जानते थे। उसमें मुन्ना लाल जी, आदित्य त्रिपाठी जी, गोपाल जी, ऐसे लोगों की एक पीढ़ी थी जो पत्रकारिता के एक तरह से स्तंभ भी थे और पत्रकारिता जगत के को विश्वसनीय बनाने में इन लोगों की बहुत अहम भूमिका है। मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता, इतना कहना चाहता हूँ कि ज्ञान बाबू की पत्रकारिता की जो निष्ठा थी वो निष्ठा आजकल के पत्रकारों में दीप भानुडे जिनको आज सम्मानित किया जा रहा है, ये भी एक निष्ठावान पत्रकार हैं और इन्होंने पूरी जिंदगी अपनी पत्रकारिता को दी है और जो इनका पत्रकारिता के प्रति जो इनका लगाव है वो लगाव अपने आप में अद्वितीय है। मैं इनको भी अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं कि जीवन में और आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं पत्रकार भी और राजनीतिक कार्यकर्ता भी राममूर्ति जी को आमंत्रित करता हूँ कि वह आए। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर सुप्रीति मनोज जी और आज ज्ञान बाबू पत्रकारिता संस्थान की तरफ से सम्मानित होने वाले डेढ़ साहब, हाल में आए हुए सभी सम्मानित गण, हमको 1967 में ज्ञान बाबू ने कैसे समाचार लिखा जाता है इसके बारे में सिखाया और संजोग से उस समय रवि जी भी थे। मैं खबर लेकर के गया था, कोतवाली से कुछ 7 नेताओं की गिरफ्तारी हो गई थी, खबर हमारी छपी नहीं थी। तो जब मैं पहुंचा तो रवि जी कहे कि आप बैठिए, अभी बाबूजी आ रहे हैं। वो बताए तुम किस संस्था से जुड़े हो? कहने समाचार में थोड़ा सा बदलाव कर दो, मीटिंग कर दो या कोई पदाधिकारी हो तो तुम्हारी तरफ से बयान। उस वक्त दूसरे मुझे पत्रकार मिले जो बताए कि कैसे पत्रकारिता में तुम लोग आगे बढ़ो। वो थे पीएन साहिब, जिनको अखबार जगत के लोग पाना शाह के नाम से जानते हैं और उनके साथ काम करने वाले तमाम साथी मैं देख रहा हूँ इस हाल में बैठे हुए। उस दौर में ज्ञान बाबू, मुन्ना लाल, आरडी त्रिपाठी, गोपाल जी, आसिम वाहिदी, यही 4-5 प्रमुख नाम, पीवी वर्मा भी पायनियर से जुड़े हुए थे, ये लोग रहे। ज्ञान बाबू के बारे में जो सबसे बड़ी चीज थी वो सिर्फ खबर ही नहीं खोजते थे, जनता की समस्याओं के बारे में भी उजागर करते थे। जनता की समस्या क्या है उसके बारे में भी अखबारों में दिया करते थे। आज यह प्रथा खत्म हो चुकी है। मुझे याद है जब वो अलीनगर कार्यालय पर रहा करते, अपने मकान में रह रहे थे किराए के, मैं उस समय अलीनगर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफिस में रहता था। आए और हमसे कहे क्या कर रहे हो? हमने कर तो कुछ नहीं रहा, बैठा हूँ, किताब पढ़ रहा हूँ और हमारी किताब की समीक्षा हिंदुस्तान में छपी विश्वामित्र जी ने किया, वो मैं पढ़ रहा हूँ। तो कहना पढ़ लो मेरे साथ, चलो यहाँ से चलना है तुमको घंटा कर। हमने कहा क्या है बाबू? कहना चलो। तो तब तक जामिन अली भी आ गए, साथ में हम लोग निकले, बता नहीं रहे क्या करना है। वहां से लेकर के मुझे बक्सीपुर पावर हाउस तक आए। कहना इतने लंबे रास्ते में तुम आए हो, ये तुमको कहीं कोई जरूरत पड़ गई होती तो कहाँ खड़े होते ये मुझे बता दो। किसी के दरवाजे पर खड़े होते डंडा मार देता, गली में खड़े होते वह महिला रहती या लड़की रहती तुम कैसे काम? देखो यहाँ पर पेशाब घर नहीं है। वहां से फिर आगे चले रेती तक, फिर दिखा दिया मुझे कहीं भी एक पेशाब घर नहीं है। और संजोग से आजकल जो पेशाब घर उस समय रेती पर बना, इनके उजागर करने के बाद उसमें चाय और समोसा की दुकान खुल गई।
फिर मुझे लेकर के चले गए घंटाघर, और घंटाघर तक कहना देख लो शहर के कितने सबसे बड़े रईस कहां पर हैं, यही गलियां हैं, यही सड़कें हैं। दुकानदार कैसे अपनी दुकान के सामने ही बैठ जाते हैं, औरतें जेवर खरीद रही हैं, कपड़ा खरीद रही हैं, यह भी उनके सामने। इस तरीके की चीजों को खोजते थे। मैं तो अभी 4 दिन पहले यहाँ प्रेस क्लब है गोरखपुर में, जिसमें गोजे का भी दफ्तर शामिल हो गया है। संयोग से एक दिन मुझे घर से आकर कोई गाड़ी से उतरना पड़ा और मुझे कुछ जरूरत महसूस हो गई। मैं बाहर एक देखा पेशाब घर बना हुआ है, और जब मैं उसमें प्रवेश किया न टूटी, पानी का बेसिन खड़ा है, मिल क्या रहा है, पुकार और गुटखा का सारा पैक पाउच और लैला और बबली का पाउच। ये देखने शायद किसी अखबार वाले को यह पता नहीं है। गोरखपुर शहर के अपने को पत्रकार कहने वाले लोग प्रेस क्लब में जरूर जाते हैं कि वहां से मुझको सूचनाएं मिल जाएंगी। वहीं बगल में मिनी गेट कहा जाए कलेक्ट्रेट का है, उस कलेक्ट्रेट का दरवाजा बड़ा है, बंद रहता है, लेकिन मिनी गेट से जब घुसिए तो बाएं साथ में एक शौचालय है। हमारे जहां तक ख्याल ऐसा है सालों वहां सफाई नहीं हुई होगी। इन सब इस गोरखपुर के अखबार वालों की निगाह नहीं है, इस प्रेस क्लब और उसके अगल बगल की जगहों पर नहीं होगी। आज क्या है, चेतना तिराहे पर जहां इंदिरा जी की मूर्ति है, एक बहुत खूबसूरत शौचालय बना था, आज तोड़ इसलिए दिया गया कि वहां एक माल बन रहा है। वहां पर भी पेशाब करने के लिए आपको 5 रुपए देना जरूरी है। दीवानी कचहरी में आप प्रवेश नहीं कर सकते हैं। साइकिल स्टैंड का टीका है, घुसिए, पूरा सड़क कब्जे में है इस ठेकेदार के। इन सब चीजों पर अखबार वालों की कोई निगाह नहीं है, लेकिन ज्ञान बाबू की निगाह इन सब चीजों पर होती थी। वो बोलते थे। एक बार मुझे याद है, जनता पार्टी के राज में शिवनारायण जी रेल राज्य मंत्री थे, हमको बुलाया, कहना चलना है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हमने कहा चलना, कि उसमें 3-4 गाड़ियां आती थी। रेल की एक गाड़ी हिंदी दैनिक पर लगती थी, दूसरी गाड़ी गोलघर में लगती थी, तीसरी गाड़ी बैंक रोड पर आकर के लग जाती थी, हम लोग चलते थे। कहना आज एक सवाल तुम कर दो मंत्री से। हमने कहा क्या है चेहरा? कहना जो जनता खाना जनता पार्टी ने 1 रुपए में कर दिया है, 20 आने से 54 घटा दिया, पूछो उसमें क्या क्या है। हमने कहा ठीक है। जब मैं सवाल किया, शिवनारायण जी तो नहीं कुछ बोल पाए क्योंकि उनको पता नहीं था। अधिकारियों से पूछा भाई बताओ खाने में क्या है? लोगों का पूरी सब्जी अचार और लड्डू। हमने कहा लड्डू भी है उस पैकेट में? उनका हमने कहा दरवाजा बंद कर दीजिए और रेलवे स्टेशन से 1 पैकेट मंगवा लीजिए। अब सारे लोग परेशान। सीपीआरओ पीएन तिवारी थे, कहना रे तुम्हें बता दो क्या है? हमने कहा हम नहीं बताएंगे। झोले में से ऐसे झोला लेकर के डब्बे में चलता था, हमने निकाल दिया। एनईआर और नार्दर्न रेलवे का 2 पैकेट है, इसमें चेक कर लीजिए लड्डू है कि नहीं है। और मंत्री जी लड्डू हटा दिया गया खाने से, तो अब 54 घटा दिया है आपने, तो क्या किया? जनता के लिए भला किया आपने? 54 का तो लड्डू गया, 1 रुपए में तब भी वही है। और आज समाज के बारे में किस तरीके से चिंता, कभी कभी बैठा करके मुझको रेलवे के बारे में तमाम चीजें, समाज के बारे में बाबू जी लिखवाया करते थे और मैं बैठता था। और संजोग था अलीनगर में, जब भी कुछ चीजें अच्छी बनाती थी चाची जी तो मुझको बुलवा लेती थी घर पर कि आओ कुछ खा लो तो जाओ। किस तरीके की उनके सोच थी, और यह सोचें आज की पत्रकारिता में खत्म हो चुकी हैं। इस सब शब्दों के साथ मैं भानु जी को सम्मानित करने का जो है धन्यवाद देता हूं, आप सारे लोग करता हूं, और ज्ञान बाबू के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, क्योंकि हमें तो उन्होंने रास्ता दिखाया था। धन्यवाद। रामूर्ति जी, आप ही की तरह कड़ी दादा ने भी संस्मरण जो लिखा है, तो उन्होंने यही लिखा है कि वो एक कल्चरल कार्यक्रम की प्रेस रिलीज लेके गए थे, और ज्ञान बाबू ने देखा कहा कि एकदम एक तो परफेक्ट है ये, और फिर उससे उनके अंदर जो आत्मविश्वास आया दिखा कड़ी दादा ने, कि उसी बात से मुझे लगा कि मैं पत्रकार बन सकता हूँ। एक बड़े पत्रकार बने, तमाम पत्रकारों को उन्होंने आगे हम लोग के समाज को दिया भी,
तो ज्ञान बाबू इस तरह के रहे हैं। और ये जो जिक्र कर रहे थे कि वो सिखाना उन्होंने सिखाया, ये गोरखपुर में परंपरा रही है। जो देश पर जो पत्रकार, उसमें ढेर साहब भी शामिल हैं और शाही जी भी शामिल हैं, क्योंकि जो लोग प्रेस रिलीज लेकर आते थे वो डरते थे कि वो लोग पढ़ के फिर उसमें कमी निकालते, कहते थे ठीक से लिख के लाइए। तो तमाम प्रेस रिलीज लिखने वाले बाद में पत्रकार बन गए, ऐसे बहुत सारे पत्रकारों को मजा आता है। तो ज्ञान बाबू की उस परंपरा को अब दोनों लोगों ने आगे बढ़ाया है, लेकिन अब नहीं दिखता है। अब जो भी भेज दीजिए वो छप जाता है, जैसे होता है। एक दिक्कत आई गई है, लेकिन उस परंपरा को आपने आगे बढ़ाया। मैं अब बस आगे करते हुए, हम लोग के बीच दिनेश शाही जी हैं, उनके भी बहुत आत्मीय संस्मरण है ज्ञान बाबू के लिए, तो मैं उनसे आमंत्रित करता हूँ कि वो आए। और फिर एक आग्रह की एकदम संक्षेप में इस कार्यक्रम को समय से ही हम लोग समाप्त करेंगे। ज्ञान बाबू के स्मृति में आज का ये कार्यक्रम बहुत ही गंभीर लोगों को, विद्वान लोगों को इस सभागार में उपस्थित करने का काम किया है। उसके लिए मैं आयोजन मंडल को बधाई देता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। ज्ञान बाबू के पत्रकारिता के चरम समय में हम छोटे थे, लेकिन सामाजिक राजनीतिक रूप से सक्रिय होने का अवसर मिल गया था और उस सिलसिले में कभी कभार मुलाकात हुआ करती थी। ज्ञान बाबू जी संरक्षक के रूप में वहाँ जितने पत्रकार होते थे उनके बीच वो मिलते थे और हम लोगों को भी सही दिशा पर काम करने के लिए समाज में क्या जरूरी है, क्या गैर जरूरी है, ये बात बताने का काम करते थे। पत्रकारिता जीवन में जो स्थान ज्ञान बाबू ने प्राप्त किया था, आज तक वो सम्मान, वो प्रतिष्ठा, वो विश्वसनीयता अभी तक किसी में देखने को नहीं मिली। और सही मायने में जो पत्रकार की भूमिका है जनपक्षधरता की, उससे कहने में कोई संकोच नहीं है कि आज का पत्रकार समाज उससे विरक्त हो गया है। समाचार सरकारी विज्ञापन बन करके आते हैं और वही जनता के सामने प्रस्तुत होता है कि पत्रकारिता का मतलब है समाज में कहाँ क्या हो रहा है उसका चित्रण आम आदमी के समक्ष हो, लेकिन वो नहीं हो रहा है। मैं बहुत कुछ न कह करके उस महान आत्मा के लिए अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा और आज के सम्मानित हुए भाई दिल दुहानते जी को बधाई देता हूँ और उन्हें आशा करता हूँ कि वो जिस पथ पर चल रहे हैं और प्रगति करेंगे और पत्रकारिता समाज का मान बढ़ाएंगे। जय धन्यवाद शाही जी। और मैं आमंत्रित करता हूँ हम लोग के बीच जाने माने शायर और जो पत्रकार भी रहे हैं, सरवत जमाल जी, जिनका इनकी एक किताब उजाला कहाँ गया वो चर्चित रही है। तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि उनके भी बड़े आत्मीय रिश्ते रहे हैं ज्ञान बाबू के साथ, तो वो आए और संक्षेप में पूरा करें। सरवत जमाल जी। और ज्ञान बाबू से पहला परिचय आमने सामने नहीं, वहाँ संवाददाता हुआ करते थे डॉक्टर श्रीराम गुप्त आज अखबार के। उन्होंने ज्ञान बाबू के बारे में बताया और बड़ी तारीफें की। 1978 में दैनिक जागरण ज्वाइन किया और मैं समझता हूँ कि मेरे ज्वाइन करने के 10 दिन के अंदर रवि ने भी ज्वाइन किया। फिर एक दिन मैं रवि के साथ उनके घर तक गया और बाहर के कमरे में बाबूजी बैठे हुए थे और मैं वहीं बैठ गया। वो मुझसे पूछने लगे, 2 मरतबा रवि आए और बोले अंदर आओ, तो उनका भी जा रहे हैं, बातें करते रहे। आखिर में तीसरी बार जब रवि ने पूछा तो उनका क्या है,
बोले चाय रखी हुई, कहा चाय यही दे दो। मैं चाचा जी कहता था, लेकिन चाचा जी बाबूजी में कब परिवर्तित हो गया मुझको याद नहीं कि कोई टॉपिक ऐसा नहीं था जिसके बारे में उसको जानकारी ना हो। धर्म पे अगर बात कर रहे हैं तो इस्लाम के बारे में, हिंदुइज्म के बारे में, क्रिश्चियनिटी के बारे में, सिखिज्म के बारे में, इवन जूइज्म तक के बारे में बहुत कुछ उन्होंने बताया जो बाकी दिनों में मेरे बहुत काम आया। मैं इस काम के लिए रवि की सराहना करूँगा और मुझे इस बात का गर्व है कि रवि मेरे दोस्त हैं, जब मैं रवि का दोस्त हूँ। एक बहुत अच्छे इंसान से मेरी दोस्ती हुई है, एक बहुत अच्छे घर से मेरे रिश्ते बने जो 46 साल से चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे बीच में मनमुटाव नहीं हुआ, मनमुटाव हुआ और कई बार ऐसा हुआ कि बाबूजी बीच में पड़े और हम दोनों को टकरा। एक चीज़ और है कि बाबूजी अगर कभी रवि से किसी बात पे नाराज हुआ करते और उस दौर में मैं पहुंच गया तो वो शिकायत नहीं करते। वो कहते थे आप लोग जो कर रहे हैं ना वो मुझको अच्छा भी लगता है। ये आप लोग, मैंने कई बार रवि से भी पूछा यार आप लोग कैसे क्यों बात करते हैं, कहा था वो डायरेक्ट मुझको नहीं कहेंगे। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत सार्थक पहल है और एक बार फिर डिप्टी महोदय को मुबारकबाद। मैं अब आमंत्रित करता हूँ राजेश सिंह जी को, जो कि मैं उन्हें शिक्षा कार्यकर्ता ही कहूँगा कि मोती महल जो सोसाइटी है जिसके जरिए बहुत सारे शिक्षा संस्थान चल रहे हैं, जिसका वो देख रेख करते हैं। उनके पिताजी नागेंद्र सिंह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और MLC रहे और उनकी ज्ञान बाबू से बहुत जबरदस्त दोस्ती थी, प्रगाढ़ दोस्ती थी। और अभी आप अपने पिता की स्मृति में जो व्याख्यान कराते हैं वो अद्भुत एक गोरखपुर के लिए मिसाल बनती जा रही है। जो अभी फैजान मुस्तफा साहब का व्याख्यान हुआ वो यादगार व्याख्यान था। धन्यवाद गुरु जी। ज्ञान बाबू को हमने बचपन से अपने घर भी देखा और उनके घर भी देखा और दैनिक आज के कार्यालय में। मेरे पिता स्वयं उनके प्रशंसकों में थे और ज्ञान बाबू का स्टाइल सबसे बड़ा था कि एक दैनिक आज, पहले तो हराल में है लेकिन दैनिक आज ऐसे विश्वसनीय अखबार के पत्रकार थे। ये हम सभी लोगों को सोचना चाहिए कि इस देश की जो पहले की पत्रकारिता क्या थी और आज की पत्रकारिता क्या। मैं 2 मिनट से बोलना चाहता हूँ। पहले पत्रकारिता साहित्य कहता था कि समाज का दर्पण है। जो पत्रकार देखता था वो लिखता था। आज क्या है, जो देखता नहीं वो लिखता है। और जो अपना प्रोफेशन है उसमें मैं पत्रकार लोगों का दोष नहीं दूंगा, जो मीडिया हाउसेज जब रिमोट किसी के हाथ में रहेगा, पूरी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कॉर्पोरेट्स के हाथ में, जो पत्रकार का काम नहीं, जो पत्रकारिता का काम नहीं है, उस काम को सबसे ज्यादा कर रहे हैं आज के मीडिया हाउसेज। हम लोगों को गर्व होना चाहिए हमारे यहाँ जो दशरथ द्विवेदी से लेकर गोपाल जी से लेकर ज्ञान बाबू तक ऐसे पत्रकार। और आज क्या हो गया, क्या आज की डेट में हम लॉबिस्ट हो गए, हम लॉबिंग कर रहे हैं किसकी, सत्ता की। हम जात देखकर, धर्म देखकर, क्षेत्र देखकर, भाषा देखकर हम न्यूज छाप रहे हैं। हम देख रहे हैं कि हिंदू का न्यूज है, मुस्लिम का, मुस्लिम का 2 लाइन कर देंगे, हिंदू का 4 लाइन कर देंगे। क्या ये सोच थी? हम सैकड़ों साल से मनोज जी ने पूरा इतिहास बता दिया समाचार पत्र में। कभी कभी ये चिंता का विषय है इस देश के लिए भी, संविधान के लिए और हम सब के लिए। ज्ञान बाबू कैसे लिखते रहे? ज्ञान बाबू के पीछे ताकत की वजह थी, इसलिए कि उनके जो समाचार पत्र के मालिक थे उनके पीछे ताकत के रूप में खड़े थे। याद करिए इंडियन एक्सप्रेस 26 अप्रैल 1975 का रामनाथ गोयनका ने इंडियन एक्सप्रेस का पूरा एडिटोरियल ब्लैंक कर दिया था।
ये भी तो एक पत्रकार का काम था, ये भी पत्रकार करता है, इसके पीछे भी एक ताकत थी। आज हम सलाम करते हैं उन सभी लोगों जिनकी स्मृति में आज हम यहाँ खड़े थे, जिन्होंने इस निर्भीकता से अपनी ताकत से उजागर वो सत्ता से करना। आज क्या है, हम सोचते हैं कि डीएम साहब नाराज हो जाएंगे, चीफ मिनिस्टर नाराज हो जाएगा, प्राइम मिनिस्टर नाराज होगा, एमपी नाराज होगा। अरे हम सबके तुष्टिकरण के लिए थोड़ी करें। आप पत्रकारिता में अगर आए, पहले क्या था, एक पैशन था। हम सभी लोग जानते हैं अपने यहाँ जो हमारे दोस्त मित्र पत्रकार लोग, वो अपने शौक से, अपने पैशन से आए थे। पांडे जी हम लोग के मित्र हैं, छात्र, ये अपने शौक से आए थे, चाहते थे अच्छे स्टूडेंट थे, कहीं भी जा सकते थे गवर्नमेंट स्कूल से, लेकिन पैशन क्यों है। आज क्या है, हम सर्विस करने आते हैं, यही दुर्भाग्य है। हम सभी लोग सोचना चाहिए कम से कम ये जो समाज कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ है, ईस्ट टू ईस्ट लुकिंग ग्लास रिफ्लेक्ट द टॉप पास। सवाल इस बात का नहीं है कि आप कैसे दिख रहे हैं, सवाल इस बात का है कि लोगों का आप कैसे दिख रहे हैं। आज की डेट में पत्रकारों से और समाचार पत्रों से हम सभी ये आशा करते हैं कि देश और समाज के प्रति जो लोकहित है उसकी उन समस्याओं के प्रति लोगों को जागृत करें, उनमें जन चेतना तैयार करें, जो सबसे बड़ा स्वरोजगार है। आज इन्हीं सबों का हम एक बार फिर याद करते हैं अपने मित्र विराज के प्रति, जो कम से कम इस पितृपक्ष में अपने पिता को याद कर रहे हैं। एक बहुत अच्छी इन्होंने गौरवशाली परंपरा डाली है और निर्भीक पत्रकार कम से कम दीप्ति भानु समझ जानता हूँ, ऐसे पत्रकार को सम्मानित कर रहे हैं। एक बार फिर बहुत बहुत बधाई देते हैं दीप्ति भानु जी को और विराज जी को, उन्हें इतना अच्छा कार्यक्रम अपने पिता के याद में कृतज्ञ हम उनका हमें हमेशा आशीर्वाद रहा और मेरे पिता भी उनके स्वयं प्रशंसकों में जय। धन्यवाद। बातचीत में पत्रकारिता की जो मौजूदा प्रवृत्तियां हैं उस पर भी चर्चा निकल पड़ी है, तो अच्छी बात है और हम लोग चाहेंगे कि आने वाले वक्ता भी इस पर अपनी बात रखेंगे। मैं अब ऐसे शख्सियत को बुलाना चाह रहा हूं कि जो आज के कार्यक्रम की एक तरह से उपलब्धि है, क्योंकि उनकी आयु 90 वर्ष की हो चुकी है। अब्दुल बाकी हासिल साहब जो तकल्लुस है उनका हासिल है और ये ज्ञान बाबू के मोहल्ले में ही रहे हैं और खुद ब्रिज पत्रिका में लिखते रहे हैं, तो वो मौजूद है, तो हम चाहेंगे कि वो भी अपनी बात रखेंगे। जब तो मुकाबिल हो तो अखबार निकालो, जब तो मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। अखबार कौन निकालता है? अखबार नबी। आज हम एक लौह कलम के मजबूत लेखक और पत्रकार के सम्मान में, उसकी याद में हम लोग इकट्ठा हुए थे। यकीन मानिए कि गुजरे लोगों में हमारे ज्ञान बाबू, ज्ञान राय एक सतून है सच्चाई का, ताकत का और कलम का। ऐसे लोग अब नहीं मिलते हैं। हम उनको अपनी नेक ख्वाहिशात कि जहाँ भी हो, उनकी रूह जहाँ भी हो, खुश हो और हम लोग को आशीर्वाद देती हो। और बातचीत को आगे बढ़ाते हुए हम लोग के बीच वरिष्ठ समाजवादी नेता अरुण श्रीवास्तव जी हैं। मैं भी आग्रह करूंगा कि आप भी दो शब्द कहें। ज्ञान बाबू से मेरा भी व्यक्तिगत संबंध रहा है और वो संबंध इसलिए केवल था जब हम लोग छात्र राजनीति में थे तो समाचार लेके जाते थे। उसमें सही में आरटी त्रिपाठी साहब थे जो नॉर्थ इंडिया पत्रिका देखते थे, मुन्ना लाल जी थे वो पायनियर अखबार देखते थे और ज्ञान बाबू आज अखबार। पायनियर में गोरखपुर का 1, 2, 3 समाचार आता था बस। आरटी त्रिपाठी के जो नॉर्थ इंडिया पत्रिका था उसमें 2, 3 समाचार आता था, वो अंग्रेजी अखबार था। लेकिन आज अखबार में कम से कम 15-20 समाचार गोरखपुर के छपते थे। तो हम लोग के लिए इतने वो आदरणीय थे ज्ञान बाबू, उन्हीं के अखबार में हमारा समाचार छपेगा और मेरा नाम छपेगा, इसलिए हम लोग उनके पास जाते थे। अंग्रेजी और हिंदी का जो फर्क था कि मुन्ना लाल जी चाहे आरटी त्रिपाठी, दोनों लोग पैंट शर्ट पहनते थे, साफ कपड़ा पहनते थे, टेबल पर कुर्सी बैठते थे और हम लोग को सामने बैठने का 2 मिनट का मौका मिल जाता था, बस इससे ज्यादा नहीं, समाचार दीजिए और जाइए। ज्ञान बाबू के साथ उन्हीं के बगल में बैठ जाइए, वो पूछते भी थे छात्र राजनीति के बारे में और जानकारी भी हासिल करते थे। और अगर हम लोगों ने जो लिखने में कोई स्पेलिंग में गलती कर दी है तो कहते थे पहले इसको ठीक करो। जहां तक पत्रकारिता के बारे में कई साथियों ने कहा है, पत्रकारिता
पिछले 25-30 वर्षों में एकदम उलट गई। पहले चौथा स्तंभ हुआ करता था, विपक्ष की राजनीति करने में कुछ लोग राजनीति में जाते थे और कुछ लोग पत्रकारिता में जाते थे। पत्रकार का यह काम था कि सत्ता के खिलाफ या जनता के पक्ष में जितना लिख सकता है वो लिखे। पत्रकार और विपक्ष में कोई फर्क नहीं था। लेकिन अब पूरी पत्रकारिता एकदम बदल गई है। इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के डायरेक्टर मिस्टर सुरेश थे, वो भाषण दे रहे थे और वो जस्टिफाई कर रहे थे कि हमारा काम विपक्ष का काम नहीं है, हमारा काम सत्ता की आलोचना करना नहीं है, हमारा काम है जो हो रहा है, जो हमें दिखाई दे रहा है, हम वही लिखें, वही कहें। तो पूरा परिवर्तन आ गया। इसलिए पत्रकारिता के बारे में अभी आज कुछ लोगों को बुरा लगा हो तो क्षमा करेंगे मुझे, लेकिन मेरी जो पीड़ा है वो मैं कह रहा हूँ। बहुत ही बातों के साथ मैं ले जाता हूँ। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब मैं दैनिक जागरण के स्थानीय संपादक रहे वरिष्ठ पत्रकार सुजीत पांडे जी को आमंत्रित करता हूँ, क्योंकि उनका भी दीप्त भानुडे के पत्रकारिता के पूरे कैरियर से काफ़ी नज़दीकी रूप से उन्होंने देखा भी है और आज कुछ के दौर की पत्रकारिता से को भी देख रहे हैं और पहले की भी जो गोरखपुर में पत्रकारिता रही है उस पर भी उनकी निगाह रहती है। समय समय पर हम लोग उससे बातचीत में भी ये बात आती रहती है। मैं बड़े आदर के साथ उनको आमंत्रित करता हूँ सुजीत पांडे जी को कि आए और अपनी बात रखें। मंच पर आसे मैं इनके कृतित्व और व्यक्तित्व से परिचित आज सौभाग्य रूबरू हुआ। बगल में बैठे रामदेव जी मेरे गुरु तुल्य। जब मैं पत्रकारिता में आया, दैनिक जागरण की मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई। अखबार का स्वरूप बहुत बदल चुका था। पृष्ठभूमि में अखबार के पन्ने खून से लथपथ लगते, माफियाओं का दौर, उसको संभालना, उसको करना। तो रामदेव जी, परमानंद जी, विश्वनाथ तिवारी जी, ये लोग जब मेरे चैम्बर में आते थे तो मैं कहता था अखबार को धूप अगरबत्ती दिखा दिए वरना ये शुद्ध नहीं होगा। तो इन लोगों का ऐसा योगदान है जो मेरा इनसे सानिध्य रहा है। और बाकी चीज जो है रामदेव जी से एक सीख इन्होंने मुझे गुरु मंत्र दिया, क्योंकि मैं लिखने का भी आदी रहा हूँ कि सुजीत, अगर कुछ लिखना है और उसकी पृष्ठभूमि, उसकी सारी चीज जो है वो तुम पर केंद्रित हो रही है तो तुम थर्ड पर्सन पर लिखना। क्योंकि जब अपने पर केंद्रित रखोगे और जहां उसका खराब स्वरूप आएगा ना तो अपने आप को बचाने की कोशिश, अपनी छवि को बचाने की कोशिश करोगे और यहीं से कहानी कमजोर हो जाती है। ये मेरा गुरु मंत्र है। उस समय जर्नलिस्ट का दौर था तो मैंने इनसे कहा कि मैं भी बीजे कर लूं। तो कहा आप बीजे मत कीजिए, आप यूनिवर्सिटी पढ़ाइए। और तीसरे दिन मुझे लेटर मिल गया कि आप बीजे का क्लास लीजिए। ये परिचय है। जानवी जी के कृतित्व व्यक्तित्व को मैंने बहुत सुना। इसलिए जहाँ कृतित्व है, व्यक्तित्व है, उस व्यक्ति के परिचय का मोहताज नहीं होता। ये आपका सौभाग्य है कि आप उससे रूबरू हो पाते कि नहीं। और आज मैं रूबरू हुआ हूँ तो मैं प्रणाम करता हूँ। अमूलतः संपादक का गुण, स्पेस नहीं है, कम शब्दों में लिखो, ये सारी चीजें। अब इतना लोग बोल गए हैं इन सारी चीजें तो मैं अपना स्पेस बचाऊंगा। और बगल में ये बैठा हुआ है भैया समय कम है ना, तो मैं बचाऊंगा, स्पेस बचाऊंगा। इसलिए मेरा फोकस सिर्फ दीप्ति भानुडे पर है, क्योंकि सब बोला जा चुका है। और अगर आप जो बोल रहे हैं और पत्रकारिता की स्थिति को जो आप कह रहे हैं, मैं एक लाइन में बदल देता हूँ, उसका सबका उत्तर बतौर संपादक दे देता हूँ
कि बाजारवाद की नशीली आंखों ने घटक लिए हैं कई शब्द, अगर फूटते तो सच निकलते। क्या बात है। फूटते तो कैसे सच निकलते, वो सच नहीं निकल रहा, क्या करेंगे। जाने दो, तोड़ने दो उन्हीं शहीदों के मज्जे वाली कुर्सियों से को जिनकी बल बनता है साथ सकते वो भी बिखर गए। समझ रहे हैं? तो धड़कते दिल से फूकी नहीं हैवानियत, तरावट करते रहे पूरे सफर में, क्या क्या नहीं गटक गए तरावत की खातिर, बुझाते रहे मन अपने नशे में, बिकी धनिया 2 रोटी की खातिर। काका की बेटी हैवानियत की दुल्हन, काका सड़क पर अधमरे पड़े थे, ऐसी खबरों का कारवां गुजरता गया, अब भी हम कहते हैं कितना जिंदा देखे हम। ये दौर है, ऐसा नहीं है कि ये दौर आता है। ज्ञान बाबू के समय दौर दूसरा था, ज्ञान बाबू के बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है। वो सब खबर आप सुन चुके हैं, छप चुके हैं। बहुत डर के बोल रहा हूँ क्योंकि मैं खुद संपादक हूँ ना, तो मैं स्पेस जानता हूँ और इसकी भाषा में समय जानता हूँ। तो मैंने आपके प्रश्नों का जवाब दे दिया, जो कुछ भी कहा मैंने उसको। अब आइए इस बच्चे, क्योंकि ये टॉपिक नहीं कवर हो रहा है, तो इस टॉपिक को कवर कौन करेगा? मैं करूंगा। पति 35-36 बरस की अवस्था में मुझे जागरण का कार्यभार मिला था और जागरण की स्थिति बहुत बदतर थी। कलेवर के लिहाज से भाजपाई अखबार हो चुका था, सारी चीजें हो चुकी थी, गोली बंदूक सब चल चुका था। मतलब जो पत्रकार की आचार संहिता का ही नहीं। वो मैं आया तो मैंने देखा जागरण से तो मैं 82 से जुड़ा हूँ, लेकिन कई दौर बदले, कई चेंज हुए। तो मैं आया तो डेस्क पर बैठा शर्मीला लड़का, जो भी परिचय दिया गया। तो मेरी आदत है मैं लोग तौलता। तो इसकी जो उम्र थी ये कच्चा था दिमाग से, सांसारिक परिपेक्ष से, और मैं 36 बरस की उम्र पका था। आगे जब बढ़ा तो मेरे को भी ज्ञान हुआ, लेकिन इसकी सोच जो थी ना बहुत जिद्दी, लेकिन इसकी जिद गलत नहीं थी, समझे। ये मैं इसको तभी पकड़ लिया इसको कि इसने कहा कि भैया एक बार बताइए, ये जितने लोग पैर छूते हैं क्या अपने माँ बाप का पैर घर से छू के आते हैं? संस्कार सही उसकी पकड़ के कोई भी देख रहा था ना कि चाटुकारता, कुर्सी बढ़ जाइए, 10 लोग अपना ये वो, आपका गुडवा आपसे बड़ा फरार कर तो कोई हो नहीं सकता। तो मैं सीधे कहते यार विज्ञप्ति छपवानी है तो हम छपवा दे रहे हैं, बट डोंट से सच टाइप ऑफ सेंटेंस टू मी। यही इसका तेवर था। और मैं 3 लोगों को आज मैं आभारी, राजेश सिंह, दीप्ति भानुडे और स्पोर्ट्स पेपर शैलेंद्र श्रीवास्तव। मैं झाँकता नहीं था ये पन्ना, सिटी इंचार्ज है मेरा। सीधे हमसे 10 लोग शिकायत करते थे कि डे साहब ऐसा कर रहा है, भाई साहब उनका नहीं जानते, उनकी सेटिंग नहीं जानते, उनका ये नहीं जानते। तो मैं सारे बात में सिर्फ एक चीज सोचता था, ठीक हमसे लड़ता बहुत था भाई, वो ठीक है लड़ने दीजिए, समझे, एक सेटिंग जाने दीजिए कि मैं इधर कोई ये नहीं कह रहा है कि दीप्ति भानुडे के अंदर काबिलियत नहीं है, कोई ये नहीं कह रहा है कि दीप्ति भानुडे बेईमान है, और कोई ये नहीं कह रहा है कि वो अयोग्य है, भैया डूब जाइएगा वरना इनको हटाइए सिटी इंचार्ज पेज से। हाँ, बाकी चीजें ये है तो ये तो अखबार की दुनिया में है कि जिसके जो बेईमान है ये है, और ये भी जानता है कि मैंने चोटों को प्रश्रय नहीं दिया, काबिलियत को प्रश्रय दिया। तो मैं झांकता ही नहीं था, सिटी पेज मैं देखता नहीं था, पूरा डेस्क और पूरी जिम्मेदारी और जो फ्रंट पेज और ये है
राजेश सिंह देखते थे, हम निश्चिंत। तो उससे तो फिर मुझे भी मौका मिला कि जब मैंने मेंटली इन आर्मी साइलेंस स्पोर्ट देखता था, तो जब मुझे मौका मिला कि इन चीज़ों को मैंने जो है गिरफ्त में कर लिया है, तो फिर मुझे अखबार में गुणवत्ता बढ़ाने का, कि वो जो छाप लगा हुआ है, जो खून के धब्बे माफिया में, मैं आया नहीं था पत्रकारिता में इसलिए कि मैं अमर मणि या वीरेंद्र शाही या हरिशंकर तिवारी या फलाना, अरे सरस्वती का उपासना किया था, साधना की थी, पत्रकारिता को साधना समझाते, यही करने के लिए आया था मैं। तो इन बच्चों ने मुझे मौका दिया, इन लोगों ने मुझे मौका दिया, आभारी हूं। और ये डे साहेब कैसे होगा? हम तो हमेशा डे बोले हैं भाई, ये डे साहेब कैसे होगा? तो डे से डे साहेब बनने के बीच का एक सफर है, संस्कार है इसका। और खासकर इसको ये मौका मिला कि जब जागरण अपने उसमें था, मनेरा सातल पर था, जब उसके अखबार के पन्ने माफियाओं के खून से रंगे हुए थे, जो रामदेव जी के बारे में, और लोग जो उस समय साहित्यकार, कम से कम ये लोग आने लगे, हमने कहा दो बत्ती दिखा भाई। मुमताज जानते हैं कहीं बैठे होंगे, बैठे ना, हमने कहा यार रंगकर्म और सारी चीजें जोड़ो भाई, जो अच्छा कर रहे हैं इन फील्ड में उनको आगे बढ़ाओ, तब जाके अखबार शुद्ध होगा। तो ये सब दौर था यहाँ पर। तो इसकी एक आदत थी कि अड़ जाता था। तो जो संस्कारगत होगा ना, जो संस्कारगत होगा, जो अपनी पत्रकारिता, अपने आचरण के प्रति कमिटेड होगा, जो पत्रकार की आचरण संहिता को समझता होगा, वही तो डे साहब है, समझे ना? और इसकी वर्किंग, इसकी लिखावट, दूसरी चीज ये टू द पॉइंट लिखता, बहुत लॉजिकल है, मैं बता सकता हूँ, समझे? और बहुत प्रहार करते हुए लिखता। दीप्ति बानुडे हु अलाउड, रोकता नहीं था खबर को, भैया कैसे खबर रुक जाएगी? हम कहे यार हम कहाँ मना कर रहे, छापो ना, समझे ना, क्या दिक्कत है? तो अंतिम शब्द में एक शब्द मैं एक बात अब बोलता हूँ, मैं हटता हूँ कि डे जरा यहाँ हमको गले लगाओ। तो बहुत गर्व की बात होती है स्थानीय संपादक उठ करके और मुझे गले लगाए, अरे बेटा तुम बहुत तो मैं आनंद पांडे जी को बुलाता हूँ। मंच पे उपस्थित मेरे वरिष्ठ जन और सामने बैठे हुए सारे लोग, ढेर सारे पत्रकारगण और बचे कुछे सामान्य श्रोतागण, हमारे लिए एक गौरव की बात है कि आपके समक्ष मुझे बोलने का मौका मिला। मैं थोड़ी अलग बात रखना चाहूँगा। अब तक जो बात हुई है कि हमारा समय बहुत खराब है और हम सबसे खराब समय में रह रहे हैं, ऐसी कुछ ध्वनि आ रही थी बातचीत से। ये बात प्लेटो ने भी अपने समय में कही कि हम मानवता के सबसे खराब समय में रह रहे हैं। दरअसल कोई समय खराब नहीं होता है, उस समय में अच्छाई बुराई हर समय में रही है और हमेशा सत्य के पक्ष में अल्पसंख्यक ही रहे हैं, बहुसंख्यक लोग धारा के साथ ही चलते रहे। ऐसे समय में हम अपने समय में अगर कोई सत्य के साथ, किसी सच्चाई के साथ खड़े हो जाते हैं तो हमें मान लेना चाहिए कि हमने अपना काम ठीक से कर लिया। इस वैश्वीकरण के समय में जो दो बड़े संकट आए हैं, वो आए हैं लोकतंत्र के विरुद्ध और स्थानीयता के खिलाफ। वैश्वीकरण ने दो चीजों को सबसे ज्यादा दबाया है। एक लोकतंत्र को वो खत्म करना चाहता है
और दूसरा स्थानीयता को वो पूरी तरह समाप्त कर देना चाहता है। अब इस भले लोकतंत्र, अच्छा लोकतंत्र संभव कैसे होता है? लोकतंत्र विविधता से संभव होता है, लेकिन जो शक्तियां हमारे समय में वर्चस्व की शक्तियां हैं जो सब कुछ तय कर रही हैं, चाहे मीडिया में हो, चाहे शिक्षा में हो, चाहे संस्कृति में हो, चाहे कहीं भी हो, वो इस विविधता को खत्म करना चाहते हैं। और जब ये विविधता खत्म होती है तो समाज की जीवंतता खत्म हो जाती है, यानी मरा हुआ समाज पैदा होता है। हम इस अवसर पे उपस्थित हुए हैं उस स्थानीयता के पक्ष में बोलने के लिए और उस स्थानीयता को याद करने के लिए और उस स्थानीयता को सम्मानित करने के लिए। ज्ञान बाबू स्थानीयता के प्रतीक हैं। पूरा जीवन उन्होंने गोरखपुर के इर्द गिर्द लंबा जीवन जिया और उसी में अपनी आजीविका और अपना पेशेवर जीवन जिया, और उस स्थानीयता को सही करने, उस स्थानीयता में गलत आ रही प्रवृत्तियों के खिलाफ लड़ने से शुरू करके और अंत तक रिटायर होने तक उसी के खिलाफ संघर्ष करते हैं। और आप फिर ध्यान दीजिए दीप्ति भांडे के जी के तरफ कि उन्होंने भी क्या किया पूरे जीवन 38 साल। उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने रेलवे में क्या चल रहा है, उन्होंने ये लिखा कि विश्वविद्यालय में क्या चल रहा है, सड़क लोक निर्माण विभाग क्या कर रहा है, छात्रों के लिए क्या होना चाहिए। तो देखने के स्तर पे तो ये स्थानीयता है कि ज्ञान बाबू हो और चाहे हमारे लिए आज बैठे हुए दीप्ति भांडे जी हो, वो चाह रहे हैं कि जो हमारी स्थानीयता, जो हमारी विविधता है वो अच्छी बने। एक बहुत सामान्य शब्द है अच्छा होना। वो अच्छाई के लिए इन्होंने पूरा जीवन दिया है, और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि निर्णायक मंडल ने बहुत अच्छा निर्णय किया कि उन्होंने उस सच्चे पत्रकार के नाम का सम्मान इस अच्छे पत्रकार को दिया। और मैं इस निर्णायक मंडल को और साथ ही साथ इस निरंतर आयोजन करने वाले हमारे वरिष्ठ रवि जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो हम सभी नई पीढ़ी के लोग ये चाहते हैं कि ये पीढ़ी, ये जो संस्कार है गोरखपुर का, ये विशिष्टता है, ये बनी रहे और इस तरह के सम्मान समारोह से इसमें जीवंतता आती है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब भाई पंकज मिश्र जी को बुला रहा हूँ, जो एक अनूठे किस्म के लेखक हैं, इस शहर के नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित है। रवि राय जी को मैं साधुवाद किस बात का दूंगा कि ये जिस भी सभागार को चुनते हैं वो सभागार भर जाता है, और ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। बहुत कम लोग कर पाते हैं। ये वही डीएनए होगा जो मुझे लगता है ज्ञान बाबू से इनको मिला होगा, क्योंकि मैं ज्ञान बाबू के बारे में बहुत जानता नहीं हूँ, कुछ नहीं जानता हूँ। अब इसी कार्यक्रमों के जरिए जो इसके पहले का भी हुआ था उसके बाद हुआ, इनसे जब परिचय हुआ तो मैंने जाना है, और तो तब मुझे पता चल रहा है कि इनका सभागार खर्च हो जाता है। हमेशा कुर्सियाँ कम पड़ जाती, कुछ लोग पीछे खड़े रहते हैं। और एक चीज़ और मुझे पूछनी थी अपने डे साहब से, पहले उनको बहुत बहुत बधाई नहीं सम्मान के लिए, जिसके वो जायज़ हकदार हैं। और ये कल हम और राय साहब बैठे हुए थे और यही तय हो रहा था, यार जनपक्षधर पत्रकारों को ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है। अगले साल समझे में नहीं आ रहा है, अब देखें निर्णायक मंडल क्या करेगा, उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और ये बड़ा कड़वा सच है, जो है तो है। हाँ, मैंने ये कहा कि मैं विचलन की तरह से क्यों आया हूँ, हालांकि वो विचलन दूर हो गया है। उस लाइन पर भी कुछ लोगों ने बोला था, मेरी इच्छा ही हुई थी खाली एक चीज़ कहने के लिए। जो सिंह साहब थे उन्होंने काकोरी कांड का जिक्र किया था कि काकोरी कांड जब रिपोर्ट हुआ तो उसकी रिपोर्टिंग बड़ी अच्छी नहीं थी उस दौर में। काकोरी कांड 1924-25 में कांड है, 25 का कांड है। कांड शब्द हम बोलते हैं, लेकिन जबान पे कांड शब्द चला हुआ है। तो उसकी रिपोर्टिंग बड़ी अच्छी नहीं थी पूरे देश भर के अखबारों में। और ये हुआ कि डकैती करने वाले कोई लोग हैं, ये फैक्ट लोग नहीं जानते हैं। इसलिए नहीं जानते क्या सारे लोग शहीद हो गए, सारे लोग महान हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि उस दौर में चीजें रिपोर्ट कैसे हो रही। उस समय का जनमानस किस रूप में बिल्ड हो रहा था। कांग्रेस मीडिया ने केवल एक भूमिका अदा की बाद में, जो पॉजिटिव थी और जो फैक्ट का बखान था, बयान था।
और तब जाकर के इनकी पूरा छवि जो है, इनकी पूरी छवि पहले की जो है उस पर उसको पूछा गया, वो स्लेट पे जो कूड़ा कचरा लिखा हुआ था वो मिटा, और तब इनकी छवि उभर करके आती है। और वो उभर करके आती है दिल्ली बम कांड के बाद, जब सारे लोग एक के बाद अरेस्ट होना शुरू हुए, तो जो उसकी रिपोर्टिंग अखबार में शुरू हुई, तब जाकर के अखबारों ने अपनी भूमिका सही तरीके से निभाई। और निभाते भी वो क्या, वो सचमुच नहीं जानते थे कि ये कौन लोग। इन क्रांतिकारियों ने एक चीज तय की थी कि हम लोग इस ट्रायल को जितना लंबा खींच सकते हैं उतना खींचेंगे, तो कोई मूवमेंट सस्टेन नहीं कर पाएगा अगर जनता के दिलों में उनके लिए इस तरह की विलेन वाली इमेज बनी रहेगी। तो जब वो ट्रायल चला है और जब उसकी रिपोर्टिंग होना शुरू हुई, तो वो रिपोर्टिंग क्रमशः इतनी बढ़ती गई कि उस समय के ट्रिब्यून में, टेलीग्राफ में, हिंदुस्तान टाइम्स में पहले पेज में पूरा पेज उनके केवल ट्रायल की। और ऐसा उसमें वहां पर वो लोग काम करते थे कि उनको पूरा मटेरियल रहता था, पूरा पेज भर जाता था फुल पेज का। जब रिपोर्टिंग शुरू हुई तो इनकी छवि ऐसी बढ़ने लगी। हुआ यूं कि आज़ादी के बाद से तो जनरली शहीद आंदोलन की है, जो क्रांतिकारियों का पूरा मूवमेंट था, अनुशीलन हुआ, युगांतर हुआ, HSRA हुआ, HRA हुआ, इसकी कोई प्रॉपर वो नहीं थी और लोग भी नहीं जानते थे। आज़ादी के बाद 70s के उत्तरार्ध में जाकर के आर्काइव निकली हैं, तो फिर कुछ लोगों ने लिखना शुरू किया, भगत सिंह के दस्तावेज और सब किताब के रूप में आया। तो कभी कभी सिंहावलोकन इसीलिए किया जाता है, पीछे मुड़ करके पूरा देखना। जब बहुत गहरा अंधेरा हो तो एक बार पीछे मुड़ के देखिए, कुछ ऐसे अनूठे किस्से होते हैं, कुछ ऐसी मसाले होती हैं जिसके ऊपर आपकी नजर जाएगी तो अंदर से कुछ चीजें पैदा होती हैं। तो धन्यवाद। और मैं अब थोड़ी देर बाद मंच की तरफ आऊँगा और सभा के अब आखिरी वक्ता के तौर पर मैं डॉक्टर हर्ष कुमार सिन्हा जी को बुलाता हूँ, जो पत्रकारिता से ही अध्यापक के विषय में है। तो यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे भी मौजूद हैं जो शुरुआती दौर में पत्रकारिता में आए और फिर अंकुर जी भी बैठे हैं, वो भी अध्यापक की तरफ है। ऐसे ही गोरखपुर में ये सिलसिला मेरा ख्याल है, जैसा मनोज जी ने बताया भी, कि मैं इस पंक्ति का आखिरी वक्ता हूँ और इसलिए मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूँगा कि उनको मेरे पीछे खड़ा ना होना पड़े। मैं सबसे पहले इस बात के लिए आयोजन समिति को और पुरस्कार का चयन करने वाली इस चयन समिति को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति का चयन किया है जिसके बारे में अगर ये सारी बातों को संकलित किया जाए जो मुझसे पहले अलग अलग वक्ताओं ने कही है। बात ज्ञान बाबू से शुरू हुई थी, उनकी प्रतिबद्धताओं से शुरू हुई थी, उनके जो पत्रकारीय मूल्य थे वहां से शुरू हुई थी, और बीच बीच में पत्रकारिता को लेकर जितनी तरह की अपेक्षाएं यहाँ पर जाहिर की गई थी, इन सब का सिलसिला दीप भानुदेव जी तक पहुंचता है और बहुत ज्यादा, इसलिए बहुत ही तार्किक चयन है। डॉक्टर अनिल राय साहब, श्री हर्षवर्धन शाही जी और भाई मनोज जी को बहुत बहुत इस बात के लिए धन्यवाद। ये पितृपक्ष का समय है, हम सब सुबह उठते हैं और अपने अपने पितरों को याद करते हैं, कुछ जल देते हैं, कुछ भोजन सामग्री पशुओं और पक्षियों और उन सबको निकाल कर समझते हैं कि हमने अपने पितरों के प्रति अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। और पितृपक्ष का असली श्राद्ध होता है जो रवि राय, इसी तरह से अपने पितरों को याद करने की जरूरत है और उनके मूल्यों को आगे बढ़ाने की जरूरत है। मैं आपके प्रति भी और इस बात के लिए भी आभारी हूं कि आपने मुझे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया। डे साहब के पत्रकारिता में अक्सर ये बात कही जाती है कि सूत्रों के हवाले से, और हर पत्रकार के सूत्र होते हैं, सूत्र के मामले में सबसे समृद्ध पत्रकार है, क्योंकि बहुत कम फील्ड में ये दिखाई देते थे और कई बार तो इनके सूत्र भी इनको नहीं पहचानते और खबरों में शब्द कौतुक और बहुत क्राफ्ट का काम भले ना हो, लेकिन कंटेंट इतना ठोस होता था कि उस पर कार्रवाई होनी।
जैसे सूत्र भी कई प्रकार के होते हैं। सूत्र ज्यादातर जगहों पर कोई विसिल ब्लोअर होता है जिसको लगता है कि यहाँ पर ये चीज ठीक हो नहीं रही, ये बात आनी चाहिए, और वो सूत्र बन जाता है और खबरें पहुंचाता है। कोई पुराना पीड़ित रोगी भी रहता है जो अपने आप को सूत्र के रूप में बदल देता है और खबरें पहुंचाने लगता है। कुछ आपके प्रशंसक भी होते हैं जो लगता है कि यह काम आदमी अच्छा कर रहा है, इसलिए इस तक और खबरें पहुंची। और एक और सूत्र होता है जिसको हम लोग आत्मा के गोचर कहते हैं। अपनी अंतरात्मा भी आपका एक सूत्र होता है। कई बार आपको लगता है कि भले फैक्ट्स उस बात को इंडोर्स कर रहे हो या ना कर रहे हो, पर बात सच है। और अच्छे पत्रकार हमेशा इस आवाज को भी सुनकर उसको परसू करते हैं, उस फैक्ट फाइंडिंग करते हैं और कई बार बहुत डिफरेंट किस्म के रिजल्ट निकालते हैं। फॉर्चुनेटली डे साहब के पास इस तरह के सभी सूत्र, और इन सब सूत्रों का इन्होंने बहुत बेहतरीन इस्तेमाल किया। एक खबर के सिलसिले में ही रेलवे के अकाउंट्स ऑफिस में, और वहां उन्होंने, जैसा मैंने अभी भी कहा, कि ये अपनी पहचान जाहिर नहीं करते थे और भीड़ में भी अपेक्षाकृत कम जाते थे, लेकिन पकड़ थे। तो कोई कागज लेने के लिए रेलवे अकाउंट्स में गए थे और वहां पर बिना ये बताए कि ये फला अखबार के फला पत्रकार है, कोशिश कर रहे थे, ये बता रहे थे कि मीडिया से है। तो एक डिप्टी लेवल के एक ऑफिसर थे, उन तक भी हम लोग पहुंचे। तो उन्होंने कहा देखिए बहुत आसान नहीं है देना, लेकिन एक पत्रकार है, डे हैं, वो निकाल लेते हैं, कोशिश कीजिए उनके पास भी पता चल जाएगा, हो सकता है कि ये काबिल। वो डे साहब से एक बात कहता है और मैंने बाहर निकलते ही डे साहब कहा कि इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट किसी को कभी भी, किसी के लिए, किसी पत्रकार के लिए क्या हो सकता। जन पक्षधर पत्रकारिता को उन्होंने बहुत तवज्जो दी। डे साहब बहुत सारे लोगों के लिए जो पत्रकारिता में है या पत्रकारिता से बाहर है, उनके लिए सबसे भरोसेमंद बंधा है। ये बहुत रेयर है। बहुत सारे लोगों के लिए सबसे विश्वसनीय कंधा है, जिनके पास आप सारी बात कह सकते हैं और उसके बाद भी मदद की अपेक्षा कर सकते हैं। और एक गाना है, तुम्हें मुझसे मोहब्बत है तो अपने गम मुझे। बहुत सारे लोग, मैं जानता हूँ कि वो अपनी तकलीफें, अपने कष्ट, और इसी प्रसंग में मुझे एक बात याद आती है, उसी से अपनी बात खत्म करूँ। पीवी नरसिम्हा राव साहब, अटल बिहारी वाजपेयी और चंद्रशेखर लगभग कंटेम्परेरी नेता थे, और इन तीनों में एक विशेष प्रकार की दोस्ती थी, जिसके बारे में बहुत कुछ लिखा पड़ा। संयोग से प्रभाष जोशी जी इन तीनों के मित्र थे। तो प्रभाष जोशी जी से एक बार पूछा गया था कि आप, ये तीनों प्रधानमंत्री आपके मित्र हैं, किसमें सबसे अच्छा? और उस लेख की हेडिंग ही एक थी, राव जीनियस हैं, वाजपेयी स्टेट्समैन है, लेकिन दिल की बात चंद्रशेखर से ही। हम में से ज्यादातर लोग यही बात के साथ के लिए कहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। मंच पर उपस्थित कार्यक्रम अध्यक्ष श्रद्धेय डॉक्टर अशोक प्रसाद जी, श्रद्धेय प्रोफेसर रामदेव शुक्ल जी, सभागार में उपस्थित प्रोफेसर अनिल राय जी, प्रोफेसर हर्ष सिन्हा जी, हर्षवर्धन शाही जी, सुजीत पांडे जी, कमलेश त्रिपाठी जी, आनंद पांडे जी, रवि राय जी, मनोज सिंह जी, अखिलेश चंद जी, शैलेश त्रिपाठी जी, विजेंद्र दीपक जी, राजेश सिंह जी, दिनेश राय जी, राम मुखर्जी जी, अमर श्रीवास्तव जी, फतेह बहादुर जी तथा देवन दास जी तथा साथी। समय कम भी ज्यादा कुछ कहना नहीं है।
ज्ञान बाबू की स्मृति में मिला यह सम्मान मेरे लिए गौरवपूर्ण है। और सामान्यतः लोगों को अपने घर में सम्मान तभी मिलता है, लेकिन मुझे सम्मान मेरे घर में मिला। और ज्ञान कोशिश करूँगा कि इस ज्ञान इस सम्मान की रक्षा करूँ, आजीवन करूँ। आप लोग मेरे जीवन के इस गौरवपूर्ण पल के साक्षी बने। आप सबका हृदय से आभार। इस सभा के अध्यक्ष माननीय अशोक जी, जिनकी अध्यक्षता में दुनिया की कोई भी सभा गौरवान्वित नहीं जा सकती। इनके विषय में आज जितनी सूचनाएं मुझे मिली पहले नहीं मिली थी। मुझे ध्यान है कि 20-22 साल पहले हम लोगों के गुरु तुल्य प्रोफेसर शंकर श्रीवास्तव ने एक दिन मुझे फ़ोन किया, कहा कि तुम आ जाओ एक आदमी से। मैं गया, उन्होंने बताया सुजीत पांडे का और दीप पांडे का मिलना आप लोगों ने देखा और ऐसा कभी हो ही नहीं कहा कि ऐसा हो इस तरह। मैं ज्ञान बाबू के बारे में बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मैंने गोरखपुर विश्वविद्यालय में पत्रकारिता का आरंभ किया। ज्ञान बाबू को यह बात मालूम थी कि पत्रकारिता का आरंभ बहुत देर से सोचा जा रहा था और नहीं हो पा रहा था। मैंने उनसे काफ़ी परामर्श किया और मुझे कितनी परेशानी हुई ये सब बताने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये बता दूं कि जिन दिनों मैंने वो आरंभ किया था उसमें आरंभ तो कर दिया, पढ़ाया कौन? तो मेरे हिंदी विभाग के जो विद्वान थे अनिल बैठा हो तो उनका ये कहना था कि हम पढ़ाएंगे। फिर मैंने कहा तुम क्या पढ़ाओगे भाई, तुम ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी पत्रकारिता का इतिहास पढ़ा सकते हो, इससे ज़्यादा हमारी और तुम्हारी गति नहीं है। पत्रकारिता क्या चीज़ होती है ये हम नहीं जानते। और तब जैसे अभी सुजीत उसका वो कर रहे थे, तब मैंने ये किया कि देखिए पत्रकारिता क्या है, इसके लिए जो उस पेशे में पेज मेकर से लेकर के संवाद और एडिटर तक का जो मामला है वो उस तरह पढ़ाना चाहता हूँ। उसी क्रम में मैंने इनको भेजा था और ये आके पढ़ाने लगे। मैंने कृष्ण बिहारी विश्व को कलकत्ते से बुलाया, योगेंद्र यादव जो उस वक्त बड़े, उनसे मैंने उद्घाटन करवाया था। तो ये सब हुआ अभी, हालांकि अभी थोड़े दिन पहले शायद हमारे विश्वविद्यालय में कुछ पत्रकारिता पर बात हो रही थी, तो ऐसा लगा कि कुलपति जी को ये इम्प्रेशन दिया जा रहा है कि पत्रकारिता अभी अभी शुरू हुई। तो वो सबको होता रहता है। शब्द अभी पंकज ने पूछा था तो बताओ, तो वो शब्द है दीप्त। दीप्त माने दमकता हुआ सूर्य, दीप्त भान। वह भान जो अपने प्रखरतम रूप में होता है उसको दीप्त भान कहते हैं। और क्या आपको नहीं लगता कि हर पत्रकार को दीप्त भान होना चाहिए? तभी वो कुछ ऐसा कर सकता है। अभी कई बार कहा जाता है जन पक्षधर पत्रकारिता, पत्रकारिता को जन पक्षधर होना चाहिए। क्या मतलब है भाई? पत्रकारिता अगर जन पक्षधर नहीं हुई तो बादशाह पक्षधर होगी। पत्रकारिता का पर्याय ही मतलब ही है जन पक्षधर का। अगर नहीं है तो तुम दो कौड़ी क्या दे।
मैं अभी हर्ष से एक प्रसंग उठा दिया जिससे मेरा सीधा ताल्लुक। डे ने एक आर्टिकल लिखा था कि वे अपनी हथेली पर अंगारा रखकर 1 साल तक प्रशासन करते रहे। मेरे जैसे 1.5 फसली के आदमी को चीफ डॉक्टर बना दिया गया था और क्या क्या मुझे झेलना पड़ा और क्या क्या कर गुजरा मैं ये सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं। लेकिन देव को ये मालूम है कि उस हथेली पर चिंगारी रख के शासन करने वाले को अपनी हथेली पर रखी हुई चिंगारी ने जितना जलाया उससे कई गुना ज्यादा जलाया मुझे और विश्वम्भर शरण पाठक। विश्वम्भर शरण पाठक वो व्यक्ति थे जिन्होंने वाइस चांसलरी स्वीकार करने में नाक रगड़वाती थी, जो स्वीकार करने में। और उसका किस्सा मुख्तसर ये है कि लखनऊ के लोग शैलनाथ चतुर्वेदी को यहाँ का वाइस चांसलर बनाना चाहते थे उन दिनों। और ये शैलनाथ चतुर्वेदी की विनम्रता थी कि उन्होंने जाकर लखनऊ में ऐसी पहल करने वाले लोगों को समझाया कि नहीं, मुझे वहाँ का वाइस चांसलर न बनाइए, मेरे गुरु को बनाइए। और वो विश्वम्भर शरण पाठक थे। और गोरखपुर के विश्वविद्यालय के शिक्षकों की राजनीति के बारे में क्या कहें, सब लोग जानते हैं। आप सब उन्होंने स्वीकार कर लिया और स्वीकार करने के तीसरे दिन यहाँ के शिक्षक राजनीति को कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, उसको ये रहता था कि वाइस चांसलर जो भी आए वो ये जान ले कि यहाँ जो कुछ भी होगा, एक पत्ता भी हिलेगा तो हमारी वजह से। नाम नहीं ले रहा हूँ किसी का, सब जानते हैं। ऐसे लोग गए और जिस तरह की मेरा उपन्यास है गिद्ध रूप, अगर आप मैं जिन्होंने पढ़ा वो जानता हो किस तरह का मामला था। वो इस्तीफा दे दिया तीसरे दिन इस्तीफा। और एक अद्भुत आदमी था वाइस चांसलर का पीए गंगावत, बालकृष्ण राव ने कहा था मुझसे कि वो यहाँ वाइस चांसलर जब मेरी नियुक्ति हुई थी। बाद में व्यक्तिगत बातें बहुत होने लगी राव साहब से, क्योंकि वो बेसिकली साहित्य का ICS थे, वो IAS नहीं ICS वाले। और उन्होंने अपने ICS से इस्तीफा जवाहरलाल नेहरू के मुंह पर ऐसे वो तो इस्तीफा दे दिया पाठक जी ने। और उन्होंने एक बार राव साहब ने कहा था कि गंगा जैसा इफिशिएंट और क्या एक और शब्द था मैं इसको भूल रहा हूँ, मुझे पीए आज तक नहीं मिला। गंगा ने क्या किया, जो पाठक जी इस्तीफा दे दिया और उन्हीं को टाइप करना था, खाली दस्तखत होना था। मुझे फोन क्या आप आ जाइए, क्या है मामला है तो क्या। और बात विस्तार से नहीं बताने की है, यहाँ बताऊंगा भी नहीं आपको कि मैंने सिर्फ एक बात मुझसे पूछी। उन्होंने कहा कि आप वाइस चांसलर क्यों बने थे?
बोले क्या मतलब है आपका? क्रोध में थे। तो तमाम के बोले क्या मतलब है आप? जब मैंने पूछा था भाई साहब क्यों बोला, तो उनका क्या मतलब है? मैंने कहा मतलब साफ है, वाइस चांसलर लोग इसलिए बनते हैं कि उनको शासन करने का शौक है। वाइस चांसलर लोग इसलिए बनते हैं कि पैसा कमाना चाहते हैं। वाइस चांसलर लोग इसलिए बनते हैं कि यश की भूख होती है। ये तीनों आप बहुत पा चुके हैं और छोड़ चुके हैं। मैं भाई जी में बता दूं क्या कि वो चित्रकूट के राजा के दामाद कृष्ण सरपाठ, और उनके अपरिग्रह का ये मामला था कि उनकी सास ने एक बार इनको बुलाया और उनसे कहा कि बच्चा, मैं अपने लिए राजमहल से निकल के एक बंगला बनवाना चाहती हूँ, तुम जरा जगह पसंद कर चित्रकूट में। इन्होंने पसंद कर दिया और कहा कि और किसी से कह दो, किसी आर्किटेक्ट से एक बढ़िया नक्शा बना। साल डेढ़ साल बाद एक आदमी आया इनके पास एक लिफाफा लेके, और उस लिफाफे में उस बंगले की कुंजी थी और एक छोटी सी चिट्ठी थी कि बच्चा वो बंगला मैंने तुम्हारे लिए बनवाया है। आप जानते हैं विष्णु पाठक ने क्या, उन्होंने उस लिफाफे को, चिट्ठी को जो करते उस आदमी को लौटा दिया, कहा नहीं मुझे कोई घर नहीं। ये थे विष्णु पाठक। तो यही मैंने फिर वही गंगा वाली बात, और मैंने कहा कि वाइस चांसलर आप बने थे इसलिए बने थे कि ये विश्वविद्यालय नरक में चला गया। और आप मालूम है 4.5 महीने से विश्वविद्यालय के हम लोगों को तनख्वाह नहीं मिली, पैसा नहीं। और एक जो वाइस चांसलर थे उस समय, उनका हाल ये था कि वो टेलीफोन का कनेक्शन विश्वविद्यालय का कट गया, बिजली का कनेक्शन कट गया, सब कुछ वो नहीं। उस परिस्थिति में शैलनाथ जी ने मैंने मिलकर कि उनको मजबूर किया कि आप करें, और उस पर जो इनका वो था वही मैं कह रहा हूँ कि जो इनकी थी कि उन्होंने चिंगारी हथेली पर रखकर एक साथ शासन किया। उस चिंगारी में वो जितना झुलसे उससे ज़्यादा हम लोग झुलसे, ये दीप ये जानते हैं। इसीलिए फिर मैं एक बार यही समाप्त करता हूँ कि दीप्तभान जैसा ही पत्रकार को होना चाहिए, नहीं रहेगा तो पत्रकार नहीं है, वो रफेल है सत्ता को। धन्यवाद सर। और मैं कुछ टाइम हो रहा है तो बिना किसी भूमिका के डॉक्टर अशोक प्रसाद जी, जिनके बारे में आज काफ़ी जानकारी अभी नई मिली है, उन्होंने एक जगह लिखा है कि मनुष्य ब्रह्मांड का सबसे दिलचस्प प्राणी है। और मैं चिकित्सा में इसलिए हूँ क्योंकि जो मनोचिकित्सा है वो भी चिकित्सा की सबसे दिलचस्प शाखा है। मनोज जी, ये साहब और उपस्थित महानुभाव, आप सबको मेरा प्रणाम और हार्दिक अभिनंदन। सबसे पहले मैं बधाई दूंगा आयोजकों को कि उन्होंने ये सम्मेलन आयोजित ऑर्गेनाइज किया। इससे मुझे बहुत बड़ा फ़ायदा इस बात का हुआ कि मैं सच आपको बताता हूँ कि यहाँ पे देख के, हालात देख के मुझे बहुत ज़्यादा उदासीनता हो गई थी। पुराना मैंने जर्नलिज्म देखा था, ये मेरा दुर्भाग्य रहा है। मैं ज्ञान बाबू से कभी मिल नहीं पाया, मैं काफ़ी बाहर रहा था, उस दौरान मेरी मुलाकात नहीं हो पाई। अब ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा है, क्योंकि मैंने हमेशा माना है कि जर्नलिस्ट का जो रोल होता है वो बहुत ही वाइटल होता है सोसाइटी में, और वो अनएप्रिशिएटेड जाता है। और अगर सोसाइटी में अगर कोई चेंज ला सकते हैं, कोई सही तरीके से अगर कोई चेंज ला सकते हैं, पब्लिक अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं, तो वो जर्नलिस्ट ही हैं, वही लोग कर सकते हैं।
और इस चीज़ को लोग इसको पूरी इसका कई बार तो लोगों को आभास नहीं होता, और सबसे दुखद बात है कि कई जर्नलिस्ट भी इस बात का आभास ही पूरी तरह से समझ नहीं पाते कि उनके हाथ में कितनी पावर है, किस तरह से यूज करके ये दुनिया में कितना चेंज वो ला सकते हैं। कई यहाँ पे जर्नलिस्ट का बताया गया स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने बहुत एक्टिव पार्ट किया। अंडमान निकोबार में जो लोग गए होंगे, यहाँ पर आप लोगों में से शायद कई लोग अंडमान निकोबार गए हैं, वहाँ पे सेलुलर जेल में एक जर्नलिस्ट के बारे में मुझे पता चला। मैं समझता हूँ कि उनके बारे में उनकी पूरी बायोग्राफी लिखी जानी चाहिए। वो लाहौर के एक जर्नलिस्ट थे, उनको वहाँ पे भेज दिया गया था कि वो उन्होंने आर्टिकल्स अंग्रेजों के अगेंस्ट लिखने शुरू किए। उनका नाम था लद्दारा, और बाद में उनको इतने ज़्यादा हंटर पड़ते थे रोज़ कि उनका जब वो निकले जेल से हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद, तो उनको लोग कहने लगे फील्ड मार्शल लद्दारा। मतलब कहा जाता था कि हिंदुस्तान के पहले फील्ड मार्शल वही थे कि उन्होंने अंग्रेजों को कितने हंटर खाए वहां पे। उन्होंने बहुत सारे लेख लिखे अंग्रेजों के अगेंस्ट, और छुप छुप के लिखते रहे क्योंकि ओपनली कर नहीं सकते थे लाहौर में, तो छुप छुप के लिखते रहे। उन्होंने डर का कोई, जब पकड़े गए तो सिवाय काला पानी के और उनका कोई वो था नहीं। और वहाँ पे 3-4 जो जेलर्स थे सबके नाम मैंने देखे। सेलुलर जेल के बहुत लोगों का नाम अनजान रह गया है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जान नहीं पाए हैं। उनमें से एक जर्नलिस्ट का नाम, क्योंकि आज ये जर्नलिस्ट की सभा है, हम सब लोगों को मालूम होना चाहिए, इनके बारे में हम लोगों को ज्ञान होना चाहिए कि इस आदमी ने क्या क्या अपना त्याग किया, किस तरह क्या प्रताड़ना से। और इन्हीं लोगों की हिम्मत और शिद्दत के बदौलत हम लोगों को आज़ादी मिली। उस पर भी मैं एक चीज़ यहाँ पे कहूँगा कि अगर आप जितने टॉप जर्नलिस्ट पहले आप देखिए, सब के सब तो नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक कई लोग थे जिन्होंने जर्नलिज्म से करियर स्टार्ट किया था या बाद में जर्नलिज्म में दखल दी थी। सबसे बड़े एग्जाम्पल तो लोकमान्य तिलक थे, उन्होंने लिखा। और कई और लोगों ने ऐसे पेपर्स निकाले। लोकमान्य तिलक का पेपर बाय द वे इस वक्त चल रहा है, आज तक चल रहा है, केसरी, और बड़े जोरों तरह लॉस में जा रहा है। लेकिन उनके घर वालों ने कह दिया है कि इसको बंद करना ऑप्शन नहीं है, इसको चलाते रहेंगे, अपना पैसा लगाते रहेंगे। केसरी का सर्कुलेशन बहुत डाउन है, और केसरी की इतनी लेगेसी है कि उसको वो लोग प्रिजर्व किए हुए हैं। गांधी जी ने पेपर निकाला था हरिजन, सब लोग उसके बारे में भी जानते हैं। और भी टॉप फ्रीडम फाइटर्स में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 2 पेपर्स निकाले थे जो एडिट करते थे। एक था देश और एक पटना में एक सर्चलाइट था एक पेपर। तो इन लोगों ने जर्नलिज्म का सहारा लिया था अपनी बात कहने के लिए। उसका ये बताया कि जर्नलिज्म कितना नोबल प्रोफेशन है कि उसमें वो गए और वहाँ पे, और जर्नलिज्म से ही उन्होंने अपनी बात कही, उससे अपना मकसद जो था पूरा किया। इसलिए वो जर्नलिस्ट की बहुत ज़्यादा इज्जत किया करते थे। मुझे अभी तक याद है कि सबसे ज़्यादा अगर कोई इज्जत हुआ करती थी राष्ट्रपति भवन में, तो उन लोगों में से एक साहब हुआ करते थे, हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर हुआ करते थे, बड़े मशहूर एडिटर थे, दुर्गादास। उनको आजकल शायद लोग भूल चुके हैं, लेकिन बहुत ही क्रूसेडिंग जर्नलिस्ट थे। और उनको कहा जाता था कि हिंदुस्तान लिख के उन्होंने काफ़ी चेंज उन्होंने अपने लेखनी से किया। और खाली हिंदुस्तान की बात नहीं है, ब्रिटेन में साफ एग्जाम्पल आता है कि चर्चिल ने अपना नाम बनाया तो जर्नलिज्म से बनाया। तो फ्लॉप कर गए थे, मिलिट्री में तो फ्लॉप कर गए थे, बाद में वो जर्नलिज्म में उन्होंने अपना नाम बनाया, उससे उनकी पहचान बनी, उसी पहचान के बूते पे उन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर बनाया। और इसी तरह बाद में अगर आप देखा जाए, अभी रिसेंट की मैं बात करता हूँ, उनसे तो मैं कई बार मिला जब मैं स्कॉटलैंड में था। गॉर्डन ब्राउन एक जर्नलिस्ट थे, बाद में एक और आए, खैर वो तो जर्नलिज्म छोड़ के चले गए थे, जो अभी बोरिस जॉनसन भी ये जर्नलिस्ट थे। तो जर्नलिज्म और पॉलिटिक्स का काफ़ी क्लोज रिश्ता रहा है। लेकिन इस पर एक चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए, किसी जर्नलिस्ट, एक्टिव जर्नलिस्ट को किसी पॉलिटिकल पार्टी से अलाइन होने में बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम है। मुझे भी प्रॉब्लम है और सबको होनी चाहिए।
और इस मामले में मैं इसलिए इस और कहता हूँ कि मैंने वो ज़माना देखा है, मैं अमेरिका में उस समय भी रहा हूँ जबकि अमेरिका में सबसे ट्रस्टेड वॉइस जो थी वो एक जर्नलिस्ट की थी। जो लोग अमेरिका में उस समय रहे होंगे उन लोगों ने जो जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट होंगे, नाम भी सुना होगा। एक जर्नलिस्ट एक थे, उनका नाम था वॉल्टर क्रॉन्काइट। और वॉल्टर क्रॉन्काइट जो कोई चीज़ कह देते थे तो उसको पूरा अमेरिका आँख मूंद करके मानता था। वो जर्नलिस्ट थे, अंकल वॉल्टर उनको कहा जाता था। और जब उन्होंने हमेशा कहा कि मुझे कि स्टेट से कोई अवार्ड नहीं चाहिए, स्टेट से कोई ऑनर नहीं चाहिए, कि जिनके बारे में मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ उनसे मैं अवार्ड लूंगा तो मैं कॉम्प्रोमाइज हो जाऊंगा, सीधे उन्होंने कहा वहां से। और वही कनाडा में सबसे रेस्पेक्टेड वॉइस अपने जमाने की हुआ करती थी, एक जर्नलिस्ट होते थे नोल्टन नैश, उनका भी था। उन्होंने कोई स्टेट ऑनर लेने से मना कर दिया कि मैं जर्नलिस्ट हूँ और जर्नलिस्ट ही आखिरी दिन तक रहूंगा। अच्छा, क्योंकि मुझे पॉलिटिशियंस पे रिपोर्ट करना है तो किसी पॉलिटिकल पार्टीज में अलाइन नहीं होगा, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था उन्होंने। और अभी रिसेंटली ब्रिटेन के एक टॉप जर्नलिस्ट है जॉन स्नो, उसने नाइटहुड रिजेक्ट कर दी, कहा कि भाई गवर्नमेंट मुझे नाइटहुड दे रही है, गवर्नमेंट ही को मुझे रिपोर्ट करना है, तो इससे हमारी पोजीशन कॉम्प्रोमाइज होती है। मैं अपनी तरह से उन्होंने कहा, लेकिन ये मेरा पर्सनल व्यू है कि किसी एक्टिव जर्नलिस्ट को पॉलिटिकल पार्टी से कोई फेवर नहीं लेना चाहिए। तो इस चीज़ को अगर हम लोग कई लोग इससे इत्तेफाक नहीं करेंगे जो यहाँ पर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन इस बात में दम है और इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए। इस बात में हमें ये यहाँ पे मैं ज़्यादा नहीं, अभी 1 मिनट और ले लेता हूँ, नहीं मेरे लिए समय नहीं होना चाहिए बेसिकली। एक पॉलिटिकल फिलोसफर होते थे, जो लोग पॉलिटिक्स के यहाँ पे लोग हैं उन लोगों को उन्होंने नाम सुना होगा, एलेक्स डे टॉकविल। वो जब अमेरिका में गए तो उन्होंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स होते हैं वो आप कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क दे सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का चलाना आपके ऊपर है। अगर आप उसको वही अगर डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है तो वही डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन अगर ठीक से नहीं चला जाए तो वो डेमोक्रेसी नहीं सस्टेन होगी, डेमोक्रेसी बदल जाएगी कापिस्टोक्रेसी में। कापिस्टोक्रेसी माने जो समाज का सबसे निकृष्ट वर्ग है वही रन कर रहा है, प्लूटोक्रेसी जो समाज के छोटे लोग हैं वही कुछ गिने चुने लोग हैं वो कर रहे हैं, या क्लेप्टोक्रेसी जो समाज के सबसे बड़े चोर हैं वही रास्ता चला रहे हैं। तो कहा कि भाई डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को सस्टेन करना ये पब्लिक का काम है। ये भी कुछ दिनों पहले हमारे जूनियर थे हार्वर्ड लॉ स्कूल में धनंजय चंद्रचूड़ ने भी यही बात कही है कि हम लोग इस मामले में कॉन्स्टिट्यूशन को सस्टेन कर रहे हैं, हम लोग चूक कर रहे हैं। और उनका कहना सही है, क्योंकि आप मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे देता हूँ और ये कंट्रोवर्शियल है कि समाज के सबसे अच्छे लोग 3 वर्ग में होने चाहिए। नंबर 1 पॉलिटिक्स, नंबर 2 पुलिस, नंबर 3 रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस। आज ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सब लोग नहीं, लेकिन समाज के सबसे निकृष्ट लोग इसी टीम में पाए जाएंगे। ये हम लोगों की विजिलेंस हम लोगों ने एक्सरसाइज नहीं की, तो ये हम लोगों का फेलियर है। यहाँ पे हम लोगों ने पूरी विजिलेंस एक्सरसाइज नहीं की। अभी कई एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए कि यहाँ पे पब्लिक के लिए ज्ञान बाबू किस तरह संघर्ष करते थे, सही है। और जर्नलिस्ट की चुनौती यही तो होती है, जो बहुत बड़ी चुनौती होती है वो हम लोगों के मेडिसिन वालों से ज़्यादा चुनौती होती है कि देखने में 50 आपको इनजस्टिस नजर आती हैं, कोई इनजस्टिस को नहीं छोड़े। अगर इनजस्टिस को छोड़ेंगे तो वो इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाएगी और डेमोक्रेसी को काकिस्टोक्रेसी बदलने में कोई टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है, उस चीज़ को याद रखना उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और यही देख के मुझे उदासीनता हो गई थी कि किसी ज़माने में मैंने जर्नलिस्ट में जज्बा देखा था, अब बहुत कम दिखता है। ये कहने वाले पर तकलीफ होती है, लेकिन ये बात एक तरह की ये सही है, क्योंकि अगर कोई संभाल सकता है डेमोक्रेसी को काकिस्टोक्रेसी में बदलने में तो सबसे बड़ा अगर रोल है तो वो जर्नलिस्ट का है। और इसको वो आप यहाँ पर देख लीजिए, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पर ज़्यादा नहीं करूँगा,
कि रोज अगर मैं सड़क पर घूमते हुए अगर निकलता हूँ तो देखता हूँ पॉलिटिशियन से मेरा कोई वास्ता नहीं रहता, लेकिन जब मैं एक आम पब्लिक की तरह देखता हूँ कि पुलिस वाले कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जी उठते होते हैं रोज वहाँ पे, वो तो कभी पेपर में रिपोर्ट नहीं होता है, क्योंकि हम लोग मान के चले हैं कि वो उनका अख्तियार है। उनका अख्तियार नहीं है। वो कहते रहे हैं, उनके जाले लोग कहते हैं कि भाई ये उनका अख्तियार है कि लोगों को चाटा मार दें, लोगों से एक्सटॉर्शन कर लें, वो फायदे होता है। और कहने वाले वो उनके अफसर कहेंगे कि आप हमारे पास रिपोर्ट लाइए, हम करेंगे। ऐसा कभी नहीं होता। किस बार आपने सुना है? मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। अभी कुछ दिन पहले, करीब एक साल तक नहीं, वैसा ही कुछ, मैंने देखा कि एक पुलिस वाला बड़े ही बेरहमी से एक वहाँ पे किसी को पीट रहा था। मैंने रोकने की कोशिश की तो उसने बहुत ही शब्द इस्तेमाल किए जो कि प्रोबेबली मैं यहाँ पर रिपीट नहीं कर सकता। उस ज़माने में एक दिन पहले पेपर में निकला था कि यहाँ के पुलिस प्रशासन ने कहा, क्या कहा कि हमारे पास रिपोर्ट आएगी तो खारिज नहीं जाएगी। तो इस कांस्टेबल को मैंने रिपोर्ट की। अब मैं नाम लेने में हिचकिचाऊंगा नहीं, नाम मैं पूरी तरह से लूँगा। वो गई, कंप्लेंट गई, यहाँ पे एक एसपी हुआ करते थे मनोज अवस्थी, उन्होंने लिख के दे दिया कि डॉक्टर प्रसाद, मैं उस जानता भी नहीं था कि पर्सनल लड़ाई थी उस कांस्टेबल से, इसलिए कंप्लेंट खारिज की जाती है। तो जब मेरे साथ ये हो गया तो मैं जानता हूँ कि और लोगों के साथ भी ये होगा। माने पुलिस अपना काम नहीं कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे ज्यादा अगर धज्जी उड़ाई जा रही है तो यही तीन वर्ग हैं, पॉलिटिशियंस, पुलिस और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस। हर जगह के सबसे ज्यादा धज्जी अगर उड़ रहे हैं तो इस चीज़ों के लोगों को ट्रैक पर लाने का अगर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है तो वो जर्नलिस्ट की है। और इस जर्नलिस्ट पे मतलब ज्ञान बाबू की लाइफ से अगर कोई प्रेरणा, अगर हम सच्ची प्रेरणा, सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जबकि हम लोग देखेंगे जर्नलिस्ट के पास ये अख्तियार हो जाएगा कि भाई हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों का सर्वोपरि है, चाहे हमारे मालिक अगर हमें निकाल भी दें, लेकिन उसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। हम सब लोग जब अगर कोई प्रोफेशन चूज करते हैं, जैसे मेरे साथ था, ये हमारा है कि पेशेंट हमारे पास आएगा तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट, जो मुझे बताया गया है कॉन्फिडेंशियलिटी में, मैं कभी किसी से रिवील नहीं करूँगा। कई बार अमेरिका में कोर्ट में जब जजेस ने भी कहा कि नहीं आपको रिवील करना पड़ेगा, मैंने कहा ना, इसके लिए मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ, मैं रिवील कर नहीं करूँगा वहाँ पे। और जजेस से मैं सिर्फ यही कहता था, योर ऑनर, इफ यू वर माय पेशेंट यू वुड एक्सपेक्ट द सेम कंसिडरेशन। जजेस कभी आगे नहीं जाते, वकील बोलेंगे लेकिन जजेस उसके आगे कभी नहीं जाएंगे। तो उसी तरह जर्नलिस्ट को भी जेल जाने के लिए तैयार होना चाहिए। जब जर्नलिज्म आपने सुना तो जेल जाने के लिए तैयार होना चाहिए। इस वक्त चुनौती बहुत बड़ी है कि आप सड़क पर घूमते रहिए तो संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं। उसी को बचाने का अगर सबसे बड़ा दायित्व अगर जर्नलिस्ट ले लें तो यही ज्ञान बाबू के लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि। धन्यवाद डॉक्टर अशोक जी, बहुत ही मानीखेज आपने संक्षेप में ही बात की, लेकिन बहुत ही मानीखेज बात थी कि अगर हम जो अन्याय सामने दिख रहे हैं उनका अगर प्रतिरोध नहीं करते हैं तो अन्याय संस्थानीकृत हो जाते हैं और वो एक रोज का जो होता है कि हम उससे अवगत हो जाते हैं कि ये तो होना ही है। और दूसरा जो संविधान का जो खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं उसके खिलाफ अगर सबसे ताकतवर तरीके से कोई रह सकता है तो वो पत्रकार ही है और यही हम लोग का आज के समय का सबसे बड़ा दायित्व है। अब मैं चूँकि कार्यक्रम संपन्न हो रहा है तो मैं ही धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ और एक सूचना के साथ कि ये जो आज ज्ञान बाबू के जो स्मृति ग्रंथ का विमोचन हुआ है, ये किताब उपलब्ध है और ये अलग तरह का स्मृति ग्रंथ है क्योंकि इसमें तो लोगों ने जो उनसे जुड़े थे उन्होंने याद किया ही है, लेकिन ज्ञान बाबू के जिसके जो उनके हम सफर थे जिसमें सब्बरनाथ सक्सेना भी आते हैं और भी तमाम लोग, उनके बारे में बहुत ही बढ़िया तरीके से रविराज जी ने उनके बारे में लिखा है और पिछला जो कार्यक्रम हुआ था वो भी इसमें जोड़ दिया गया है। तो ये उपलब्ध है, आप रविराज जी से संपर्क करके इसको ले सकते हैं किताब। और ये एक तरह से गोरखपुर की पत्रकारिता के इतिहास का भी ये काम है जिसकी शुरुआत
शाही जी ने किया था अर्थ स्मारिका से। और वो गोरखपुर की पत्रकारिता लिखने का एक सुव्यवस्थित तरीका तो नहीं है, लेकिन वो फिर सारनामा और फिर इसने और कुछ और भी लेखों ने गोरखपुर के पत्रकारिता के इतिहास को एक रूप दिया है। कोई अगर विद्वत उसको अध्ययन करे, उस पर आगे बढ़ाए तो बड़ी अच्छी बात होगी। मैं डॉक्टर अशोक प्रसाद जी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, पूरे आयोजनकर्ताओं की तरफ से कि आपने काफ़ी समय दिया और आपने बहुत अच्छी बातें की। प्रोफेसर रामदेव शुक्ल जी का, क्योंकि उनको आज इलाहाबाद भी जाना है, इसके बावजूद आप पूरे 3 घंटे यहाँ बैठे रहे। और इस सभागार में बहुत सारे लोग उपस्थित हैं, देवेंद्र आर्य जी हैं, वरिष्ठ कवि हैं, और डॉक्टर ताजवाल जी हैं जिनकी इम्पॉर्टेंट किताब है 1857 में उर्दू शायरी का योगदान, तनवीर सलीम जी हैं जिनके एक उपन्यास पर हम लोग आगे कार्यक्रम लेंगे, गोरखपुर की एक अनकही कहानी देवरिया से चल के चुनाव दिया है। तो आसपास के लोग भी इस कार्यक्रम में शरीक होने आए हैं। उस सबके प्रति विधायक जी की ओर से भी, अपनी ओर से भी, ज्ञान प्रकाश राय स्मृति पत्रकारिता संस्थान की ओर से भी सबका आभार व्यक्त करता हूँ और आग्रह करता हूँ कि इस कमरे के बाद एक अल्पाहार है, उसको ग्रहण करने के लिए पुष्पांजलि अर्पित करते, बाकी हमारे